हेलो बच्चों, वेलकम है आपका ब्रह्मा जी डबरी क्रैश कोर्स में। आज हम लोग कवर करने वाले हैं बहुत ही हाई वेटेज वाला चैप्टर थ्री डी ज्योमेट्री। तो देखो चलो डिस्कस करते हैं इसके अंदर। तो थ्री डी ज्योमेट्री में अगर हम बात करें तो इस चैप्टर का वेटेज जो है मेन और एडवांस दोनों में ही काफी ज्यादा रहता है। तो मेंस में पर्टिकुलर थियरी से क्वेश्चन आते हैं तो हम बहुत ही इफेक्टिव वे में आज इस चैप्टर की पूरी थियरी को कवर करेंगे और उस पर प्रैक्टिस करेंगे। और इसके बाद हमारा एक अलग से प्रैक्टिस सेशन रहेगा लाइव में भी और हमारे ऐप पर भी रहेगा प्रैक्टिस सेशन। तो चलिए थियरी कवर करते हैं पहले इसकी। देखिए क्या क्या कंसेप्ट हैं जो आपको बेसिक वाले पता होने चाहिए इसके अंदर। तो देखिए पहले हम बात कर रहे हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो कौन 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 से ऑक्टेंट में एक्स वाई जेड का साइन कौन सा होता है थ्री डी ज्योमेट्री के अंदर, उसकी बात कर लें। तो ये मैंने डायग्राम के फॉर्म में दिया हुआ है कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड है। तो प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड, इसमें तीनों का साइन क्या हो जाएगा, प्लस प्लस प्लस। तो ये मैंने लिख दिया है कि अगर एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस हैं तो वो पूरे थ्री डी स्पेस को 8 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो मैंने साइन लिख दिया है पहले, ये प्लस एक्स प्लस वाई और प्लस जेड में तीनों साइन प्लस प्लस हो गए। इसके बाद जब तक अगर हम बात करें सेकंड ऑक्टेंट, तो ये फर्स्ट ऑक्टेंट हो गया, इसके जो पीछे वाला ऑक्टेंट होगा वो हो जाएगा सेकंड ऑक्टेंट। तो अगर इसमें हम बात करें सेकंड ऑक्टेंट में एक्स वाला नेगेटिव में हो जाएगा, तो एक्स नेगेटिव में हो गया, वाई वाला अभी भी पॉजिटिव में रहेगा और जेड वाला पॉजिटिव में रहेगा। इस तरह से हम टोटल 8 ऑक्टेंट्स का साइन बना सकते हैं। ये आपके सामने साइन लिखे हुए हैं, इसकी बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है। स्पेसिफिकली अगर कोई पॉइंट पर्टिकुलरली पूछा जाए किस ऑक्टेंट में लाई करता है तभी हमको इस साइन कन्वेंशन की जरूरत है, अदरवाइज की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इसके अंदर डिस्टेंस फॉर्मूला। अगर आपको थ्री डी ज्योमेट्री में कोई भी दो पॉइंट दिए गए हैं, एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट है x1 y1 z1, दूसरा पॉइंट है x2 y2 z2, तो इनके बीच में डिस्टेंस क्या आएगा, तो ये फॉर्मूला लिखा हुआ है AP जो डिस्टेंस होगा। जैसा अपना 2D प्लेन में डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है सेम तरीके से x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर प्लस z1 माइनस z2 का होल स्क्वायर। इसको हम दूसरे फॉर्मेट में ये भी बोल सकते हैं कि आपने पहले इससे क्या बना लिया, ए बी वेक्टर बना लिया। तो ए बी वेक्टर क्या बनेगा, x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप प्लस z2 माइनस z1 के कैप। तो इस वेक्टर का ये क्या लिखा हुआ है, मैग्नीट्यूड लिखा हुआ है, क्योंकि वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो उन दो पॉइंटों के बीच की डिस्टेंस को ही डिनोट करता है। तो यहाँ से भी बोल सकते हैं और डायरेक्ट डिस्टेंस फॉर्मूला भी आप अलग से याद रख सकते हैं इन कार्टेशियन फॉर्म। तो थ्री डी ज्योमेट्री में हम मैक्सिमम चीजें कार्टेशियन फॉर्म में, मतलब अलग अलग कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड के फॉर्म में याद करते हैं, क्योंकि जनरली डेटा हमको वैसा ही दिया जाता है और वेक्टर से भी हम उसको रिलेट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो अब हमें इसमें देखिए सेक्शन फॉर्मूला आता है कि भाई अगर आपको दो पॉइंट गिवन है ए और बी पॉइंट, और एक पॉइंट पी पॉइंट है जो कि उस लाइन सेगमेंट को m/n के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। तो ये कोऑर्डिनेट हमको याद रहता है जो हमने 2D प्लेन में भी पढ़ते हैं, सेम तरीके से यहाँ पर भी प्रूव कर सकते हैं। तो पॉइंट आएगा mx2 m/x2 प्लस n इंटू x1 अपॉन m प्लस n, सेम m/2 प्लस n/1 अपॉन m प्लस n, mz2 प्लस nz1 अपॉन m प्लस n। ये सिमिलर फॉर्मूला है 2D प्लेन की तरह, तो हमारे लिए याद रखना भी इसको आसान है। आगे बात करते हैं इसके अंदर। अगर हम बात करें एक्सटर्नल डिवीजन, अगर कोई पॉइंट लाइन सेगमेंट को बाहर जाके डिवाइड कर रहा है, उस केस में उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। तो ये P पॉइंट का A से डिस्टेंस और P पॉइंट का B से डिस्टेंस, मतलब PA बाय PB का जो रेशो है वो है m/n। उस केस में पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। तो अपन को पता है कि एक्सटर्नल डिवीजन में बीच में माइनस साइन आ जाता है जब हम रेशियो को इक्वल करके सेट करते हैं वहां से। तो इसका फॉर्मूला हम डायरेक्टली याद कर सकते हैं, mx2 वही क्रॉस में मल्टीप्लाई करना है। ए वाला जो रेशियो है याद कैसे करना है, ए के साइड से जो रेशियो है वो इसके सामने वाले के एक्स कोऑर्डिनेट से, और जो बी वाला रेशियो है वो इसके सामने वाले एक्स कोऑर्डिनेट से। जैसा इंटरनल डिवीजन में था वैसा ही ए वाला रेशियो सामने वाले पॉइंट से और बी वाला रेशियो उसके अपोजिट वाले पॉइंट से। mx2 माइनस nx1, बीच में क्या आ जाएगा, माइनस साइन आ जाएगा, अपॉन में m माइनस n। जो रेशियो ऊपर पहले आ रहा है वही रेशियो नीचे भी आएगा। इस तरह से आप इसको याद कर सकते हो। इसका m इंटू y2 माइनस n इंटू y1 अपॉन m माइनस n। सिमिलरली जेड कोऑर्डिनेट
आपको इसके लिए याद रखना है। आगे बात करते हैं इसमें, तो सेक्शन फॉर्मूला की हेल्प से अपन कुछ ऐसे पर्टिकुलर पॉइंट्स हैं जिनको अपन निकाल सकते हैं 3D ज्योमेट्री के अंदर। इसमें पहला है सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल। अगर आपको 3 पॉइंट दिए गए 3D स्पेस में x1 y1 z1, x2 y2 z2, x3 y3 z3, तो उनसे बनने वाले ट्रायंगल का सेंट्रॉइड का फॉर्मूला क्या होगा? ये हो जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 बाय 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 बाय 3, z1 प्लस z2 प्लस z3 बाय 3। ये भी सेम फॉर्मूला है जो अपन 2D प्लेन में पढ़ते हैं। यहाँ तक का जो पार्ट रहता है x, y तो अपन याद करते ही आए हैं, इसमें z कोऑर्डिनेट भी आ जाएगा। सिमिलर वे में इन सेंटर का फॉर्मूला भी वैसा ही रहता है जैसा 2D प्लेन में आता है। तो अगर 3 कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं तो पहला वाला कोऑर्डिनेट हो जाएगा ax1। abc क्या है? ट्रायंगल की साइड्स है। याद कैसे रखना होता है? जो साइड ले रहे हैं उस साइड को उसके सामने वाले के कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करना है। मतलब a इंटू x1, फिर b वाला मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके सामने वाले से, और c वाला मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके सामने वाले से। तो ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 अपॉन a प्लस b प्लस c, सेम इन y में और सेम z में, ये इन सेंटर का फॉर्मूला हो जाएगा। ये अपने कुछ कॉमन फॉर्मूले हो गए जो हम वेक्टर्स में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इसलिए 3D ज्योमेट्री में मैंने डायरेक्ट लिख दिए हैं कि हाँ ये अपन को वेक्टर में कंबाइन फॉर्म में लिखते हैं। इसमें हम अलग अलग x y z के कोऑर्डिनेट के फॉर्म में अलग अलग कार्टेशियन फॉर्म में इसको अपन रिप्रेजेंट कर लेते हैं। आगे बढ़ते हैं भाई। अब जो इस चैप्टर का जो मेन थियरी है जहाँ पे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, तो उसमें सबसे पहला पार्ट हमको डिफाइन करना पड़ता है डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए लाइन। किसी लाइन की अगर हमें इक्वेशन लिखनी है तो उसके लिए मुझे पता होना चाहिए ना कि वो लाइन किस एंगल पे जा रही है, किस एक्सिस से कितने एंगल पे जाएगी, तभी तो मैं उस लाइन को डिफाइन कर पाऊंगा। तो उसको सबसे पहले हम एंगल डिफाइन कर रहे हैं। ये सिमिलर है जैसा कि हम 2D ज्योमेट्री में, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम डिफाइन करते हैं स्लोप। स्लोप में एक एंगल x से आता है तो दूसरा y से हो जाता है। सेम वे में 3D में अगर हमें लाइन का डायरेक्शन डिसाइड करना है तो उसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि जो लाइन अपन ने बनाई है उसके क्या क्या एंगल्स का रिलेशन आपस में होता है। तो मैंने एग्जांपल लिया है कि अगर ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, z एक्सिस है। अब ये कोई पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट हैं x y z। तो यहाँ से OP वेक्टर की अगर अपन बात करें, OP वेक्टर क्या बनेगा? देखिए, अगर ये पॉइंट अपना 0 0 0 है और P पॉइंट है x, y, z, तो ये बनेगा x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप। तो ये ओरिजिन से पास करता हुआ एक वेक्टर हो गया, या इसको अपन एक लाइन की तरह एक्सटेंड भी कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें कि इसका अलग अलग एक्सिस से क्या रिलेशन है, तो देखिए, तो ये जो ओपी वेक्टर मैंने बनाया है इसको मैंने आर वेक्टर लिख सकते हैं अपन। तो ये जो आर वेक्टर है ओपी वेक्टर, इसका एक्स एक्सिस से कुछ ना कुछ एंगल होगा, वो मैंने बोल दिया अल्फा एंगल है। इस ओपी का वाई एक्सिस से भी कुछ एंगल होगा, वो बीटा हो गया। और जेड एक्सिस का मतलब ये जेड एक्सिस प्लेन के बाहर आ रहा है, ऐसा है। तो अगर आर ओपी वेक्टर का जेड से भी कुछ एंगल बनेगा, तो ये मैंने गामा बोल दिया, ये मैंने बीटा बोल दिया। तीनों एक्सिस से तीन अलग अलग एंगल होंगे, तो अल्फा बीटा गामा, इसको हम बोलते हैं डायरेक्शन एंगल्स। तो इनकी रेंज क्या होती है? 0 से पाई तक, कि भाई अगर ओवरलैप कर जाएगा 0 होगा और पूरा 180 से घूम जाएगा तो मैक्सिमम 180 एंगल हो सकता है। इनको हमने डिफाइन कर दिया डायरेक्शन एंगल कि कोई भी वेक्टर जाएगा तो तीनों एक्सिस से कोई ना कोई एंगल तो बनेगा। अब हम बात करते हैं कि जो तीनों एंगल का अगर अपन कोसाइन ले लेते हैं, तो हमने डिफाइन किया डायरेक्शन कोसाइंस, क्योंकि ये हमारी कैलकुलेशन में इजीली काम में आ जाता है, इसलिए हमने कॉस कंपोनेंट लिया है इसका। तो इन तीनों एंगल के जो कॉस की जो वैल्यू आएगी उसको हमने बोल दिया एलएमएन। तो एलएमएन क्या हो गए? शॉर्ट में हम बोलेंगे डायरेक्शन कोसाइंस और डीसीज। ठीक है भाई, ये हो गए अपने डायरेक्शन कोसाइंस। अब इसका यूज क्या है? देखो, सिंपल सी बात है। अगर मैं इस वेक्टर की बात करता हूं, आर वेक्टर की, और ये टोटल लेंथ अगर आर है, तो इस लेंथ आर लेंथ का एक्स के अलोंग कंपोनेंट कितना आएगा? तो आर लेंथ का कंपोनेंट आएगा आर कॉस अल्फा। तो मैंने वही लिखा है, आर वेक्टर में एक्स की जगह लिख दिया आर कॉस अल्फा। तो वाई के अलोंग कंपोनेंट क्या आएगा? आर कॉस बीटा। तो कंपोनेंट में कॉस अल्फा कॉस बीटा काम आ रहा है, इसलिए अपन ने उसको इन सिंबल से रिप्रेजेंट कर दिया ताकि उसको हम इजीली यूज कर पाए। और जेड एक्सिस के अलोंग एंगल बन रहा है गामा, तो उसका कंपोनेंट आएगा आर कॉस गामा इंटू के कैप।
तो अगर आप ध्यान से देखो तो r कॉमन आ जाएगा, तो ब्रैकेट में बचेगा cos अल्फा प्लस cos बीटा और cos गामा। तो cos अल्फा को हम सिंबल में क्या लिख देंगे, एल आई कैप प्लस एम जे कैप प्लस एन के कैप। ये आ जाएगा अपना r वेक्टर इज इक्वल टू r टाइम्स दिस। तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं, देखो यहां से अपन देखें तो r वेक्टर के अपॉन में अगर अपन r को ले आते हैं, r का मैग्नीट्यूड ले आते हैं, तो वो क्या बन जाएगा, r कैप बन जाएगा। और r कैप किसके बराबर आ रहा है, r कैप बराबर आ रहा है एल आई कैप प्लस एम जे कैप प्लस एन के कैप। तो ये जो वेक्टर दिख रहा है इसको हम बोल सकते हैं कि जो डायरेक्शन कोसाइन से बनने वाला वेक्टर है, ये कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा, इन तीनों के आई कैप, जे कैप और के कैप से एक वेक्टर बन रहा है। ये वेक्टर किसके बराबर आ रहा है, ये वेक्टर बराबर आ रहा है यूनिट वेक्टर के। इसके बराबर आ रहा है यूनिट वेक्टर के। इसका मतलब डायरेक्शन कोसाइन से बनने वाला वेक्टर उस लाइन के अलोंग यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। मतलब इसको हम वेक्टर से रिलेट कर सकते हैं कि जो डायरेक्शन कोसाइंस जो कंपोनेंट आते हैं कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, वो उस लाइन के डायरेक्शन के अलोंग क्या होते हैं, वो डायरेक्शन के अलोंग यूनिट वेक्टर के कंपोनेंट होते हैं। ठीक है भाई। अब इसमें हम बात करें तो इसका हम और क्या यूज कर सकते हैं डायरेक्शन कोसाइंस का। तो डायरेक्शन कोसाइन का मेन यूज क्या था कि किसी भी वेक्टर की या किसी भी लाइन की डायरेक्शन को डिफाइन करना है तो वहां पर अपन एल, एम और एन यूज कर सकते हैं। अब यहाँ से बहुत ही एक इंपॉर्टेंट बात, अब इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है भाई, 1 होता है। तो अगर इसका मैग्नीट्यूड 1 है तो यहाँ से कितना आएगा, अंडर रूट में एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, 1 हो गया। तो सॉल्व करके आ गया एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि भाई तीनों जो डायरेक्शन कोसाइन के कंपोनेंट हैं उनके स्क्वायर का सम हमेशा कितना होता है, 1 होता है। कि अगर दो रेशियो पता है, दो डायरेक्शन कोसाइन पता है, तो उसके हिसाब से हम तीसरा वाला भी ऑटोमेटिकली निकाल सकते हैं। अब इसमें मैंने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है कि अगर डायरेक्शन कोसाइन, इफ डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए बी आर एल एम एन, मतलब अगर कोई लाइन है जिसके डायरेक्शन के कंपोनेंट्स मुझे पता है एल एम एन, मतलब उसकी जो डायरेक्शन जा रही है उसके अलोंग यूनिट वेक्टर के मुझे कंपोनेंट पता है एल एम एन, और ये ए से बी तक की अगर अपन लेंथ मान लें, ये आर लेंथ है। तो और अगर ए पॉइंट दिया हुआ है x1 y1 z1, अगर पहला पॉइंट पता है x1 y1 z1, तो दूसरा वाला पॉइंट क्या आएगा उसकी हम बात कर रहे हैं। तो दूसरा पॉइंट होगा, तो देखो x1 से अपन को जाना है, x1 में कितना ऐड करना पड़ेगा अगर यहाँ से यहाँ तक जाना है, तो सिंपल सी बात है कि जितना हॉरिजेंटली मूव करना है तो हॉरिजेंटल कितना मूव करेंगे, तो अपन को लेंथ पता है और उसका एंगल भी पता है। तो ये इसकी जो लेंथ आएगी एक्स के अलोंग वो आ जाएगी एल इंटू आर, आर कॉस अल्फा, एक्स के अलोंग कंपोनेंट। तो आर इंटू कॉस अल्फा कंपोनेंट आया, तो पुराने वाले कोऑर्डिनेट में वो कंपोनेंट ऐड कर देंगे तो हमको नया वाला कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। तो ये पॉइंट आ जाएगा x1 प्लस एल इंटू आर। सेम वे में y कोऑर्डिनेट आएगा y1 प्लस एम इंटू आर, क्योंकि इसमें आर कॉस बीटा ऐड हो जाएगा। और तीसरा वाला हो जाएगा z1 प्लस एन इंटू आर। ये हो गया, ये मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर x1 प्लस एल आर, y1 प्लस एम आर, z1 प्लस एन आर। ये सिमिलर है जैसा हम स्ट्रेट लाइन चैप्टर में पढ़ते हैं पैरामेट्रिक फॉर्म, याद करो आप लोग, x1 प्लस आर कॉस थीटा कॉमा y1 प्लस आर साइन थीटा, उसी फॉर्मेट में ये टर्म आ रहा है। x1 प्लस आर कॉस अल्फा, x का कंपोनेंट ऐड कर दिया, y में y का कंपोनेंट ऐड कर दिया, z में z का कंपोनेंट ऐड कर दिया। तो ये हमारे फॉर्मूला जो है डायरेक्टली अपन काम में ले सकते हैं। कब काम में लेना है, अगर एक पॉइंट से r डिस्टेंस पर दूसरा पॉइंट चाहिए इन 3D, तो हम ये वाला लॉजिक काम में ले सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। तो आगे हम इसमें डिफाइन कर रहे हैं डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए लाइन। तो डायरेक्शन रेशियो का मतलब होता है कि अगर ABC, अगर मैं बोलता हूं इफ ABC आर 3 नंबर्स such that if ABC आर 3 नंबर, 3 नंबर ऐसे ले लिए भाई अपन ने जो एलएमएन के क्या है, प्रपोर्शन में है, कि भाई ऐसे 3 नंबर्स एबीसी जो एल एम एन, एल एम एन क्या है, डायरेक्शन कोसाइन,
इन्हीं के प्रपोर्शन में कितने नंबर पॉसिबल है भाई, इनफाइनाइट नंबर है। तो जो भी नंबर इन 3 नंबर्स के प्रपोर्शन में होंगे उन्हीं को हम बोलेंगे डायरेक्शन रेशियो। अब एलएमएन क्या था भाई, एलएमएन था यूनिट वेक्टर, और एबीसी क्या है, यूनिट वेक्टर का प्रपोर्शन में नंबर। प्रपोर्शन का मतलब जितनी लेंथ उसकी 1 है उसको अपन ने एक्सटेंड कर दिया, तो एक्सटेंड करने का मतलब हो गया जनरल वेक्टर। यूनिट वेक्टर को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा भाई, एक जनरल वेक्टर मिलेगा। तो अगर एलएमएन के प्रपोर्शन में मैंने कोई भी रैंडम 3 नंबर ले लिए तो उनको बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइंस, और शॉर्ट में अपन बोलेंगे डीआरस, डीआरस ऑफ ए लाइन, डीआरस ऑफ ए लाइन। तो अगर मेरे को सॉल्व करना है कि सर वो नए, अगर मुझे एबीसी कोई 3 नंबर दे दिए हैं और मुझे एलएमएन की वैल्यू पूछी है, तो अपन क्या करेंगे, देखो रेशियो प्रोपोर्शन की थियरी से बोल सकते हैं कि इन तीनों के स्क्वायर का सम अपॉन इन तीनों के स्क्वायर का सम का रेशियो भी क्या होगा, बराबर होगा। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये तो 1 हो जाएगी, तो 1/रूट में टर्म बचेगा। तो वहां से एल का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो ए मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 से, तो ए अपॉन दिस एम का वैल्यू आ जाएगा बी अपॉन तीनों के स्क्वायर का सम, और एन का मतलब आ जाएगा सी अपॉन तीनों के स्क्वायर का सम। तो लॉजिकली ये बोल सकते हैं ना भाई कि अगर ए बी सी नॉर्मल कंपोनेंट हो गए और एलिमेंट जो होते हैं वो यूनिट वेक्टर के कंपोनेंट होते हैं, तो अगर ए वेक्टर ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, अगर ये 3 नंबर से अगर अपन एक वेक्टर बनाए तो इसी का यूनिट वेक्टर क्या बनेगा, इसी का जो यूनिट वेक्टर के कंपोनेंट आएंगे, ये नॉर्मल वेक्टर हो गया, डायरेक्शन रेशियो से बनने वाला वेक्टर उस लाइन के अलोंग एक नॉर्मल वेक्टर आ गया। अगर मैं इसी वेक्टर को कन्वर्ट करता हूं किसमें, यूनिट वेक्टर में, तो मैं क्या लिखूंगा भाई, ए आई प्लस बी जे प्लस सी के अपॉन इसका मैग्नीट्यूड आएगा, तो मैग्नीट्यूड हो गया अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये वही तो लिखा है कि ए के अपॉन में जब इससे डिवाइड करूंगा तो वो यूनिट वेक्टर का कंपोनेंट आ गया, और यूनिट वेक्टर का जो कंपोनेंट आता है वही अपना क्या होता है, यूनिट वेक्टर का जो कंपोनेंट आएगा वही अपना डायरेक्शन कोसाइन होता है। सेम वे में बी के अपॉन में ये पूरा टर्म आएगा, वो बन जाएगा दूसरा वाला डायरेक्शन कोसाइन, और सी के अपॉन में ये टर्म आएगा वो बन जाएगा तीसरा डायरेक्शन कोसाइन, या तीसरा यूनिट वेक्टर का कंपोनेंट। इसका मतलब डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो आपस में रिलेटेड है। अपन डायरेक्शन रेशियो की हेल्प से डायरेक्शन कोसाइन तक पहुंच सकते हैं। एक है उसके अलोंग यूनिट वेक्टर, एक उसी का जनरल वेक्टर, बस इतना ही फर्क है दोनों के अंदर। चलिए आगे बात करते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने लिखे हैं जो मैंने आपको भी समझा है, उसको अपन आप लोग उसको नोट कर सकते हैं इस तरीके से। देखो मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ। अगर एबीसी, इफ एबीसी आर डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए लाइन, तो इनसे बनने वाला वेक्टर, मैंने अभी बता दिया आपको कि इनसे बनने वाला वेक्टर इज पैरेलल टू द लाइन, मतलब वो लाइन के अलोंग या लाइन का पैरेलल वेक्टर होगा। दूसरी चीज, अगर आपको दो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स पता है ए और बी, पहला पॉइंट है x1 y1 z1 और x2 y2 z2, तो उन दोनों से डायरेक्शन ऑफ लाइन ए बी, तो उन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाले लाइन की डायरेक्शन क्या हो, डीआर क्या होंगे, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1। मतलब दो पॉइंट आपको दिए हैं तो दोनों पॉइंटों को से जो वेक्टर बनेगा ये उसी वेक्टर के कंपोनेंट दिए हुए हैं, ऐसा अपन बोल सकते हैं। तीसरी बात, अगर इफ टू लाइंस आर पैरेलल, अगर दो लाइन पैरेलल है तो उनके डायरेक्शन कोसाइन क्या हो जाएंगे, बराबर, क्योंकि दोनों लाइन पैरेलल हो गई तो दोनों का जो यूनिट वेक्टर होगा वो तो सेम ही वेक्टर होगा, तो डायरेक्शन कोसाइन क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। या डायरेक्शन रेशियो की बात करें तो क्योंकि एक डायरेक्शन कोसाइन तो यूनिक होगा, वेक्टर यूनिट वेक्टर, बट उसके प्रपोर्शन में डायरेक्शन रेशियो तो बहुत सारे पॉसिबल है, तो वो सारे क्या हो जाएंगे, प्रपोर्शन में होंगे, क्योंकि डायरेक्शन अगर सेम है तो जितने भी उनके प्रपोर्शन में डायरेक्शन रेशियो मिलेंगे वो सारे आपस में क्या होने चाहिए, प्रपोर्शन में होने चाहिए, सबका रेशियो क्या होगा, सेम होगा, तभी तो क्या रहेगा भाई, डायरेक्शन अपनी सेम रहेगी। आगे बात करते हैं, ये अपने वेक्टर का ही एक टॉपिक है जिसको मैं बता रहा हूं आपको इन 3D, प्रोजेक्शन ऑफ द सेगमेंट जॉइनिंग टू पॉइंट्स P एंड Q, मतलब कोई दो पॉइंट है रैंडमली P पॉइंट और Q पॉइंट,
इस PQ का हमें चाहिए प्रोजेक्शन ऑन ए लाइन विद डायरेक्शन रेशियो, सॉरी विद इसको डायरेक्शन कोसाइन कर लेते हैं, विद डायरेक्शन कोसाइन LMN, मतलब एक लाइन जा रही है जिसकी डायरेक्शन कोसाइन मतलब DC LMN है। तो हमें इस लाइन सेगमेंट का इसके अलोंग क्या चाहिए, प्रोजेक्शन चाहिए। तो प्रोजेक्शन निकालना हमने सीखा है। प्रोजेक्शन का मतलब इससे ड्रॉप करेंगे परपेंडिकुलर, इससे ड्रॉप करेंगे परपेंडिकुलर, तो ये जो लेंथ आ रही है AB, ये हो जाएगा इसका प्रोजेक्शन। तो प्रोजेक्शन का तरीका क्या रहता है, याद करो आप लोग, अपन ने वेक्टर में सीखा है, अगर इसकी अलोंग अगर ये वेक्टर है R वेक्टर, तो AB जो लेंथ होगी, प्रोजेक्शन होगा, वो PQ वेक्टर डॉट R कैप होगा। ये तो होता है ए वेक्टर का दूसरे वेक्टर के अलोंग प्रोजेक्शन कितना होता है, A डॉट B कैप। तो इसका डॉट लेना है, तो बस वो डॉट लेके लिखा हुआ है कि देखो भाई PQ का x कंपोनेंट कितना आएगा, x2 माइनस x1, तो x2 माइनस x1 इंटू डॉट R कैप से डॉट लेना, R के अंदर क्या आ रहा है बताओ, Li कैप। ये ऑलरेडी यूनिट वेक्टर है भाई, और नहीं है यूनिट वेक्टर में तो कन्वर्ट कर देंगे। तो इसका x2 माइनस x1 L से मल्टीप्लाई होगा, y2 माइनस y1 M से मल्टीप्लाई होगा, z2 माइनस z1 N से मल्टीप्लाई होगा। तो ये वही अपना फॉर्मूला लिखा हुआ है। तो A डॉट बी कैप जो प्रोजेक्शन का फॉर्मूला होता है, उसी को मैंने कार्टेशियन फॉर्म में लिख दिया है, बस इतना आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं भाई, तो अपने क्वेश्चन कर लेते हैं इसके ऊपर कि किस टाइप से, इस पर्टिकुलर पार्ट से किस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है। अभी हम इसमें जितना जेई मेन के रिलेवेंट जितनी भी वैरायटी बनती हैं हर टॉपिक के अंदर, वो सारी अपन कवर करने वाले हैं। तो अगर आपको 3 पॉइंट दिए हैं और बोला है कि ये तीनों पॉइंट कोलिनियर हैं, तो लैम्डा की और म्यू की वैल्यू बताइए। तो 3 पॉइंट अगर है तो 3 पॉइंट कोलिनियर का मतलब उनसे जो दो वेक्टर्स बनेंगे उनके डीआरस क्या होंगे, प्रोपोर्शन में होंगे। तो अपन क्या लिखते हैं, डीआरस ऑफ ए बी लिख लेते हैं भाई। तो डीआरस ऑफ ए बी क्या हो जाएंगे, 3 माइनस 0 लैम्डा माइनस वन प्लस 2, इसमें से इसको मैंने माइनस करके कंपोनेंट के फॉर्म में लिख दिया। सेम तरीके से मैं डीआरस ऑफ ए सी लिख देता हूँ भाई। डीआरस ऑफ ए सी क्या आ जाएगा, म्यू माइनस 0 -3 -1 -4 +2। अब ये दोनों क्या होंगे, प्रपोर्शन में होंगे, तो इनके कंपोनेंट का रेशो क्या होना चाहिए, बराबर, क्योंकि ये सेम डायरेक्शन में वेक्टर्स आ गए, ये सेम डायरेक्शन में वेक्टर्स के कंपोनेंट हैं। तो रेशो इक्वल कर देंगे, तो 3/4 बराबर लैम्डा -1/-4 बराबर 1/-2। तो इसमें म्यू का टर्म कहाँ चला गया भाई, अच्छा ये म्यू का टर्म था, तो ये हो जाएगा म्यू माइनस, इसको अपन लिख सकते हैं पहला वाला 3/म्यू। तो अगर हम इसको इक्वल करते हैं तो यहाँ से हमको लैम्डा मिल जाएगा, तो लैम्डा -1 बराबर आ रहा है 2, तो लैम्डा की वैल्यू आ गई 3। और अगर अपन फर्स्ट और लास्ट को इक्वल करते हैं 3/म्यू बराबर 1/-2, तो म्यू का वैल्यू आ रहा है -1। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, नॉर्मल बस दो वेक्टर बनाए, उनके डीआर्स लिखे, डीआर्स को मैंने प्रोपोर्शन में कंपेयर कर दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। अब आगे अपना टॉपिक है इसमें एंगल बिटवीन लाइंस। अगर आपको दो लाइंस के बीच का एंगल लिखना है तो कैसे लिखेंगे, तो मैंने ये डायग्राम बनाया हुआ है, इसमें दो लाइंस गिवन है, मान लेते हैं कि इनके बीच का एंगल थीटा है। तो हमें लाइंस की डायरेक्शन पता होनी चाहिए। डायरेक्शन का मतलब दो चीजें, या तो डायरेक्शन कोसाइन या डायरेक्शन रेशियो। तो अगर आपको डायरेक्शन कोसाइंस मतलब यूनिट वेक्टर गिवन है, पहली लाइन के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर है L1 M1 N1, यूनिट वेक्टर का मतलब डायरेक्शन कोसाइन ही होता है भाई। और दूसरी लाइन के अलोंग डायरेक्शन कोसाइंस है L2 M2 N2। तो दो लाइंस के बीच का एंगल का मतलब है उनकी दो डायरेक्शंस के बीच का एंगल, मतलब दो वेक्टर्स के बीच का एंगल। और दो वेक्टर के बीच का एंगल क्या होता है भाई, उसमें अपन लगाएंगे डॉट प्रोडक्ट। तो cos थीटा बराबर L1 इंटू L2, आई कैप वाला आई कैप से मल्टीप्लाई प्लस M1 M2 प्लस N1 N2, ये अपना फॉर्मूला हो जाएगा। यहाँ से मैंने मॉड लगा दिया है, तो मॉड का मतलब आपको जो थीटा मिलेगा वो कौन सा एंगल होगा, एक्यूट एंगल होगा, एक्यूट एंगल होगा। इसका मतलब क्योंकि लाइंस के बीच में अगर थीटा एंगल पॉसिबल है तो दूसरा पाई माइनस थीटा हो जाएगा। तो आपने मॉड लगा दिया मतलब बाय डिफॉल्ट उसको पॉजिटिव बना दिया, तो आपको एक एंगल तो यहाँ से मिल जाएगा, और जो भी एंगल यहाँ से मिलेगा उसको पाई में से माइनस कर देंगे, तो वो हमको मिल जाएगा दूसरा एंगल। और अगर सेम टाइम पर डायरेक्शन कोसाइन मतलब यूनिट वेक्टर के कंपोनेंट गिवन ना होके
अगर आपको जनरल कंपोनेंट गिवन है, जनरल वेक्टर के कंपोनेंट पता है, मतलब अगर इनके स्क्वायर का सम 1 आ रहा है तब तो यूनिट वेक्टर कंपोनेंट है, अगर इनके स्क्वायर का सम 1 नहीं आ रहा है तो आपके पास फॉर्मूला काम करेगा cos थीटा बराबर a डॉट b तो लेना ही होता है अपॉन मॉड a मॉड b लेना होता है। इसमें अपॉन में मॉड a मॉड b मैंने नहीं लिया क्योंकि दोनों के मॉड की वैल्यू 1 थी, ये दोनों वैल्यू 1 हो गई थी, बट यहाँ पर लेना पड़ेगा। तो भाई करना क्या, फॉर्मूला वही है a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन, इसमें अपन ऐड कर लेते हैं, इसके अपॉन में क्या आएगा अंडर रूट a1 स्क्वायर मॉड a और मॉड b, पहले वाले वेक्टर का भी मैग्नीट्यूड आएगा दूसरे वाले का भी आएगा, प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर और अपॉन में अंडर रूट a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। बस दोनों में यही फर्क है, इसके अलावा सारी चीज एकदम सेम टू सेम चलेंगी। तो इसमें अगर हम बात करें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की, तो अगर दो लाइंस अपनी जिनके डायरेक्शन कोसाइंस L1 M1 N1 है और L2 M2 N2 है, तो अगर लाइंस परपेंडिकुलर है, इसको लिख लेंगे अपन परपेंडिकुलर, अगर अपनी लाइंस क्या है परपेंडिकुलर है तो उनके बीच का एंगल 90 होगा, तो कॉस की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, तो L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। और अगर अपनी लाइंस पैरेलल हो गई तो उनका जो रेशियो होगा वो बराबर होगा इक्वल टू 1, क्योंकि दोनों के यूनिट वेक्टर क्या हो जाएंगे सेम हो जाएंगे, तो उनका रेशियो भी बराबर हो जाएगा या इक्वल हो जाएगा वैल्यूज। और सेम चीज अगर a1 b1 c1 है और a2 b2 c2 है, तो उस केस में अगर लाइंस परपेंडिकुलर है तो a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 डॉट क्या हो जाएगा 0, और अगर लाइंस पैरेलल हो गई है, अगर लाइंस पैरेलल है तो a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन उनका करस्पॉन्डिंग वेक्टर्स का रेशियो क्या होगा इक्वल होगा, ऐसा अपन बोल सकते हैं। चलिए अब इस पे आप क्वेश्चन किस टाइप से बन सकता है अच्छे वेरिएशन वाला, तो अगर आपको मान लीजिए दो लाइंस के बीच में एंगल पूछा है बट डायरेक्ट आपको उनके डायरेक्शन कोसाइन नहीं गिवन है, वो मिक्स करके दिया है, आपको बोला है कि फाइंड एंगल बिटवीन टू लाइंस हुज डायरेक्शन कोसाइन गिवन है, तो सेटिस्फाई कर रहे हैं इन दो इक्वेशन को, एक तो गिवन है L प्लस एम प्लस एन बराबर 0 और दूसरी गिवन है 2LM प्लस 2LN माइनस MN बराबर 0। तो मुझे क्या करना है कि इसका मतलब है कि इन दो इक्वेशन को दो अलग अलग पेयर्स LMN के सेटिस्फाई कर रहे हैं, मुझे उन दोनों अलग अलग पेयर्स को तो सेपरेट करना पड़ेगा सॉल्व करके और फिर उनके बीच का एंगल निकालना पड़ेगा। तो अपन क्या करेंगे देखो सॉल्व करने के लिए, यहाँ से n का वैल्यू आया माइनस का L प्लस M, तो क्या करना है भाई पहले जितने ज्यादा तीन तीन वेरिएबल है उसको एलिमिनेट करना है, पहले अपन जितना ज्यादा कम हो सकता है उतना कम करेंगे। तो मैंने क्या करा कि एक वेरिएबल को निकाल लिया और इसको यहाँ रख देते हैं, तो अपनी इक्वेशन तीन वेरिएबल से दो वेरिएबल में आ जाएगी। तो करते हैं भाई ट्राई, तो देखो 2LM, इसमें से n और n कॉमन आ गया तो प्लस का बच गया 2L माइनस M, और n का वैल्यू यहाँ रख देते हैं, n का वैल्यू हो जाएगा L प्लस M, और बीच में क्या आ जाएगा, बीच में आ जाएगा भाई माइनस साइन, बीच में आ जाएगा माइनस साइन, अब इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या हुआ कि अपनी इक्वेशन में केवल दो ही वेरिएबल आ रहे हैं, इसको अपन सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आएगा 2LM माइनस 2L स्क्वायर माइनस 2LM प्लस ML और माइनस माइनस प्लस M स्क्वायर बराबर 0। इसको माइनस से मल्टीप्लाई करके अगर अपन लिखें तो प्लस का 2L स्क्वायर 2LM कट जाएगा, तो ये बच गया माइनस का LM और माइनस का M स्क्वायर बराबर 0। तो ये L और M में अपने पास क्वाड्रेटिक आ गई, इसको अगर अपन सॉल्व करते हैं तो अपन क्या करते हैं इसको M स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं, तो ये सिंगल वेरिएबल में दिख जाएगा, हमको रेशो के फॉर्म में ले लेते हैं। ठीक है, देखो अपन क्या है अगर LMN को या तो एग्जैक्ट निकालेंगे तो वो यूनिट वेक्टर कंपोनेंट है, अगर मैं एग्जैक्ट ना निकाल के अगर उनका रेशियो निकाल देता हूँ तो रेशियो का मतलब हो जाएगा डायरेक्शन रेशियोज, उसको बाद में हम कन्वर्ट कर देंगे यूनिट वेक्टर में ना, तो वो ऑटोमेटिकली LMN की वैल्यू बन जाएगा। तो पहले अपन रेशियो के फॉर्म में निकाल लेते हैं, उन रेशियो को अपन यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा डायरेक्शन कोसाइन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मैंने डिवाइड कर दिया M स्क्वायर से माइनस 2L बाय M, माइनस का 1 बराबर 0, तो यहाँ से L बाई M की वैल्यू निकाल लेते हैं, माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट 1 प्लस 4 टू 8 बाय 2 4,
तो ये हो जाएगा 9, तो 3 एक तो वैल्यू 1 आ जाएगी और 1 माइनस 3 हो जाएगा अपना माइनस का 2, तो ये आ जाएगा माइनस का हाफ। तो L बाई M की 2 वैल्यू आ गई, देखो 2 वैल्यू आनी चाहिए थी। 2 वैल्यू का मतलब है कि 2 रेशो का मतलब है कि 2 लाइंस का डेटा आएगा अपने पास। तो अपन बोल सकते हैं कि भाई L बाई M अगर 1 है और एक L बाई M है अपना माइनस का 1/2, तो इस रेशो के हिसाब से पहली लाइन का डेटा मिलेगा और ये वाले रेशो के हिसाब से दूसरी लाइन का डेटा अपन को मिल जाएगा। तो इसको अगर मैं लिखता हूँ L बराबर हो गया M, और यहाँ पर मुझे जो दिख रहा है वो दिख रहा है M बराबर माइनस का 2L। मुझे यहाँ से LMN का रेशो निकालना है। अब मुझे इस इक्वेशन को यूज करना पड़ेगा। N बराबर कितना था, माइनस का L प्लस M। तो अगर मैं M की जगह L रख देता हूँ, M को मैंने L रखा तो आ जाएगा N बराबर माइनस 2L। तो यहाँ से दिख रहा है मुझे L अपॉन 1, ये L के अपॉन में 1 था, M के अपॉन में 1 था, M अपॉन 1 और N अपॉन माइनस 2। N के अपॉन में माइनस 2 ले जाएंगे तो L के अपॉन में 1 बराबर आ जाएगा N अपॉन माइनस 2। मतलब इन दोनों को आपस में सेम रेशो में इक्वेट करके तीनों को बराबर में ले आना है। तो ये आ गया अपना पहला रेशो। ये LMN के वैल्यूज नहीं है, ये LMN के 3 प्रपोर्शन के नंबर है, मतलब डायरेक्शन रेशो है। ठीक है भाई, ऐसे इसमें भी कर लेते हैं अपन। अपने पास N बराबर माइनस का L प्लस M है, तो M को रख देता हूं मैं माइनस 2L, तो L माइनस 2L तो प्लस का L हो जाएगा। तो यहाँ से और यहाँ से अगर अपन इनको कंबाइन करने का सोचे तो L के अपॉन में 1 दिख रहा है, N के अपॉन में 1 दिख रहा है। तो L के अपॉन में 1 है तो M के अपॉन में क्या लेके जाना पड़ेगा बताओ। अगर L के अपॉन में 1 रखना है तो पूरा माइनस 2 को अपॉन में ले जाओगे तो दोनों आपस में L और L इक्वेट हो जाएगा यहाँ से, तो M अपॉन माइनस 2। तो एक डेटा अपने पास ये आ गया। तो ये अपन को दोनों लाइंस के अलग अलग डायरेक्शन कोसाइन के प्रपोर्शन के नंबर्स मिल गए। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको कन्वर्ट करूंगा डायरेक्शन कोसाइंस में। तो L, M और N चाहिए वैल्यू। तो ये प्रपोर्शन के 3 कंपोनेंट हैं। तो अगर प्रपोर्शन के जो 3 कंपोनेंट हैं, अगर इसका वो निकाल दे मॉड, मैग्नीट्यूड, और हर कंपोनेंट को इस पूरे के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें, तो वो क्या बन जाएगा, यूनिट वेक्टर के कंपोनेंट, मतलब LMN की वैल्यू बन जाएगा। तो अपन क्या देखो अंडर इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 4, 6 आएगा। तो ये 1/√6 लिख देते हैं। ये 1 बाय इसको भी √6 से डिवाइड कर दिया और इसको भी डिवाइड कर दिया √6 से। तो ये मैंने हर एक को पूरे के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया। तो ये अपने पास उसके तीनों एग्जैक्ट डायरेक्शन कोसाइंस मिल गए अपन को। सेम तरीके से भाई यहाँ पर भी L अपॉन 1/√6, M अपॉन माइनस 2/√6 और N अपॉन 1/√6। तो ये दोनों लाइंस के अपने पास क्या आ गए, डायरेक्शन कोसाइंस आ गए। अब मुझे ये हो गया अपना L1 का काम कर रहा है। दिस इज इक्विवेलेंट टू, मैं इसको बोल सकता हूँ भाई कि ये L1 है, ये M1 है, ये N1 है, ये L2 है, ये M2 है और ये N2 है। तो अगर मुझे इनके बीच का एंगल लिखना है, अगर मुझे इनके बीच का एंगल लिखना है तो मैं क्या लिखूंगा भाई, cos थीटा बराबर L1 L2, ये सीखा था अपन ने फॉर्मूला, प्लस M1 M2। तो M1 M2 करोगे तो 1/√6 माइनस 2/√6 प्लस N1 N2 माइनस 2/√6 1/√6 का मॉड। तो यहाँ से आपको cos थीटा की जो वैल्यू मिल रही है, तो 1 माइनस 2 माइनस 1 माइनस का 3/6 कितना आ रहा है, हाफ आ गया। तो हाफ आ गया मतलब थीटा कितना हो गया, 60 डिग्री। और दूसरा आंसर ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, 120 डिग्री। इस तरह से हम लोग डायरेक्शन कोसाइंस वगैरह को सॉल्व कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है काफी, इस टाइप का अप्रोच आपको पता होना चाहिए पूरा। चलो तो भाई आगे बढ़ते हैं फिर। अब हम बात करते हैं लाइन की इक्वेशन के बारे में, कि अब मैंने एंगल डिफाइन कर दिए हैं, अब लाइन की इक्वेशन को कैसे लिखना है। तो देखो भाई, अगर हम बात करें लाइन की इक्वेशन के लिए, तो वेक्टर लाइन को कैसे, डेटा पे डिपेंड करेगा कि अगर मुझे लाइन की इक्वेशन चाहिए तो मुझे एक तो पॉइंट पता होना चाहिए और एक उसका डायरेक्शन पता होना चाहिए कि किस डायरेक्शन में लाइन जा रही है और किस पॉइंट से, क्योंकि एक डायरेक्शन अगर फिक्स है तो इस डायरेक्शन में तो बहुत सारी लाइन पॉसिबल है, तो उसमें से एक पॉइंट भी फिक्स करना पड़ेगा अगर लाइन को आपको फिक्स करना है। तो अपन क्या कर रहे हैं,
अपन बोल रहे हैं कि भाई वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट ए वेक्टर, एक पॉइंट गिवन है, पॉइंट का मतलब पोजीशन वेक्टर गिवन है, एंड पैरेलल टू वेक्टर बी। तो पहले हम बात कर रहे हैं वेक्टर फॉर्म में, दो फॉर्म में अपन इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो वेक्टर फॉर्म का क्या मतलब है कि अपन को डेटा वेक्टर के फॉर्म में दिया है, और दूसरा हो जाएगा कार्टेशियन फॉर्म कि वो कंपोनेंट के फॉर्म में आपको ब्रेक करके दिया है। तो अगर इस पॉइंट से लाइन पास कर रही है और इसके पैरेलल है, इसका मतलब मुझे इस लाइन की इक्वेशन लिखनी है जिस जो पास कर रही है ए पॉइंट ए वेक्टर से और पैरेलल है किसी रैंडम बी वेक्टर के पैरेलल है। और तो मुझे इस लाइन की इक्वेशन लिखनी है। इक्वेशन का मतलब है कि इस पर एक वेरिएबल पॉइंट मानना है और उस वेरिएबल के फॉर्म में कंडीशन लिखनी है जो उस सारे पॉइंटों को रिप्रेजेंट कर सके। इक्वेशन का क्या मतलब होता है कि एक ऐसा वेरिएबल जो या ऐसा पॉइंट जो उस सारे पॉइंट्स को कवर कर ले। जैसे कि अपन लाइन की इक्वेशन लिखते हैं, लाइन की इक्वेशन लिखा मैंने x प्लस 2y बराबर 3 रैंडमली। तो x प्लस 2y बराबर 3 का मतलब है कि वो उस लाइन पे लाई करने वाले जितने भी कोऑर्डिनेट्स हैं उन सबको सेटिस्फाई करेगा। मतलब x और y का वो रिलेशन जो उस लाइन पे लाई करने वाले सारे पॉइंटों को सेटिस्फाई कर जाएगा, उसी को कर्व की इक्वेशन बोलते हैं। सेम तरीके से मुझे इस लाइन पर एक पॉइंट मानना पड़ेगा। तो वेक्टर के फॉर्म में पॉइंट कैसे मानेंगे? तो मैंने पॉइंट मान लिया भाई आर वेक्टर। आर वेक्टर मतलब एक वेरिएबल पॉइंट हो गया, क्योंकि जब भी आपको उसका इक्वेशन लिखना है उसमें तो सारे पॉइंट कवर करने हैं, तो सारे पॉइंट के लिए आपको एक वेरिएबल पॉइंट तो मानना ही पड़ेगा। तो अपन ने लिख दिया पी पॉइंट आर वेक्टर। तो देखो अब मुझे लगानी कंडीशन कि ऐसी कंडीशन लगाओ सर कि सारे पॉइंटों के लिए कॉमन कंडीशन हो जाए। तो वो क्लियर दिख रहा है कि जो एपी वेक्टर आएगा, एपी वेक्टर हमेशा बी वेक्टर के, ये दोनों वेक्टर क्या हो जाएंगे? पैरेलल हो जाएंगे। पैरेलल का मतलब अपन क्या लिख सकते हैं? एपी वेक्टर बराबर लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर। मतलब अगर जब भी दो वेक्टर पैरेलल होते हैं तो वो एक दूसरे के प्रपोर्शन में होते हैं। अब एपी वेक्टर का क्या मतलब हो जाएगा? मुझे तो आर वेक्टर में रिलेशन चाहिए था, आर माइनस ए। तो यहां से आपको कंडीशन मिल गई आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर। आर वेक्टर बराबर, तो लाइन की इक्वेशन को आपको इसी फॉर्मेट में याद रखना है। कैसे? कि आर वेक्टर बराबर क्या याद रखना है? ए वेक्टर का मतलब क्या हो जाएगा? पॉइंट जिससे कि लाइन पास कर रही है। और बी वेक्टर का मतलब है उसका डायरेक्शन। अगर आपको लाइन का डायरेक्शन पता है तो वो लैम्डा से मल्टीप्लाई होगा प्लस जिस पॉइंट से लाइन पास कर रही है वो ए वेक्टर के फॉर्म में आ जाएगा। इस तरह से आपको लाइन की इक्वेशन को याद रखना है। तो ये हो गया इसका वेक्टर रिप्रेजेंटेशन। अब सेम टाइम पर हम इसी लाइन की इक्वेशन को कार्टेशियन फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो बस कार्टेशियन फॉर्म में ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं आएगा। अगर मैं बोल रहा हूँ कि लाइन है जो पास कर रही है x1 y1 z1 पॉइंट से, मतलब ए वेक्टर की जगह क्या बोल दिया? x1 y1 z1। और ये लाइन किसी दूसरी लाइन के पैरेलल है जिसके की डी आर्स गिवन है ABC। मतलब जहां पूरा वेक्टर गिवन था, वेक्टर के अंदर जो तीन कंपोनेंट आ रहे थे उन्हीं को मैंने अलग अलग लिख दिया है, सिर्फ इतना ही फर्क आया। तो मुझे इस लाइन की इक्वेशन चाहिए तो मुझे एक वेरिएबल पॉइंट मानना पड़ेगा। तो आर वेक्टर ना मान के उसको मेरे को वेरिएबल के फॉर्म में, कंपोनेंट के फॉर्म में लिखना है। तो मैंने लिख दिया XYZ। तो अब मैं क्या बोलूंगा कि भाई इन दो से बनने वाले वेक्टर के कंपोनेंट या डीआरस इसके क्या होंगे? प्रपोर्शन में होंगे। तो मैं बोल सकता हूँ कि अच्छा ठीक है, पहले वाले के कंपोनेंट क्या आएंगे? x माइनस x1। तो कंपोनेंट कितना है? a। ऐसे ही y माइनस y1 अपॉन b, z माइनस z1 अपॉन c। तो ये अपनी आ गई लाइन की इक्वेशन। बोले सर यही इक्वेशन है? हाँ भाई देखो, कोई भी आप पॉइंट मानो, हर पॉइंट पर अगर इसको आप पुट करोगे तो ये रेशो सबके लिए क्या आएगा? इक्वल ही आएगा। हर पॉइंट पर ये रेशो सबके लिए इक्वल ही आएगा। इसका मतलब ये ऑटोमेटिकली इस लाइन के सारे पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर मैं इसको इक्वल टू लैम्डा मान लेता हूं तो वहां से, तो जब भी आपको कोई लाइन पे पॉइंट मानना है तो एक्स वाई जेड एक लाइन का पॉइंट ही है।
और वेरिएबल पॉइंट मानना है तो आप मान सकते हो ए लैम्डा प्लस x1, x की वैल्यू क्या आएगी x1 प्लस ए लैम्डा, y1 प्लस बी लैम्डा और z1 प्लस सी लैम्डा। ये इस लाइन का पैरामेट्रिक पॉइंट या वेरिएबल पॉइंट हो गया। और ये दोनों फॉर्म्स आपस में कन्वर्टेबल हैं। अगर आप देखो कन्वर्टेबल कैसे है, यहाँ पर जो x1 y1 z1 आ रहा है वो ए वेक्टर के बराबर हो गया। इनसे बनने वाला x1 y1 z1 से जो वेक्टर बनेगा वो लाइन पे लाई करने वाला पॉइंट हो गया। और जो अपॉन में जो कंपोनेंट आ रहे हैं ए बी सी, इनसे बनने वाला जो वेक्टर है वो लाइन के अलोंग वाला वेक्टर हो गया, ए प्लस लैम्डा बी। तो आप इस फॉर्मेट को इसमें कन्वर्ट कर सकते हो। और अगर इससे इस पे जाना है, इससे इस पे जाना है तो क्या करना पड़ेगा, जो पॉइंट यूज हो रहा है उस पॉइंट के कंपोनेंट यहाँ आ जाएंगे और जो लैम्डा टाइम्स वेक्टर आ रहा है उसके कंपोनेंट अपॉन में आ जाएंगे। इस फॉर्मेट को लिखते टाइम आपको क्या ध्यान रखना है कि एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट 1 होने चाहिए, +1। एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट 1 होंगे, वो बनाने के बाद जो नीचे रेशियो आएगा वही उस लाइन के डायरेक्शन के कंपोनेंट होंगे। अगर वो रेशियो आपने कोफिशिएंट 1 नहीं बनाया है तो उसको हम उस लाइन के डीआर्स नहीं बोल सकते। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने लाइन लिख दिया है भाई कि 3 माइनस एक्स अपॉन 5 बराबर 2y प्लस 7 अपॉन -2 बराबर -3x 3z प्लस 5 अपॉन 10। अब मैंने बोला कि भाई इस लाइन के, ये लाइन जो लिखी है, जब भी x अपॉन कांस्टेंट ऐसा लिखा है, मैंने कहा कि इस लाइन पर कोई पॉइंट एज्यूम करना है, वेरिएबल पॉइंट एज्यूम करना है, तो वो पॉइंट क्या मानोगे। या मैंने बोला कि नहीं इसको कन्वर्ट कर दो आप वेक्टर फॉर्म में, ये भी लाइन है वेक्टर फॉर्म में लिख दो। तो वो हमको कैसे करना है, तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, उसको प्रॉपर फॉर्मेट में सेट करना पड़ेगा। मतलब अगर 3 माइनस एक्स है तो उसको x माइनस कॉमन लेना पड़ेगा और वो माइनस को नीचे, जो भी एक्स्ट्रा कॉमन लिया है वो सब नीचे बैलेंस कर दो, नेट इकट्ठा कर दो। ऊपर बस x का कोएफिशिएंट प्लस का 1 बनना चाहिए, इक्वल टू में यहाँ से 2 कॉमन लेना पड़ेगा। तो y प्लस 7/2 अपॉन माइनस का 1 आ जाएगा। यहाँ से -3 कॉमन लेंगे तो z माइनस 5/3 अपॉन -10/3, -3 नीचे आ जाएगा। तो अब देखो, अब ये जो नीचे कंपोनेंट दिख रहे हैं आपको, अब ये उस लाइन के डायरेक्शन के अलोंग कंपोनेंट हो गए। और जो यहाँ से पॉइंट दिख रहा है, तो अगर मैं बोलता हूँ कि इसका वेक्टर फॉर्म क्या होगा, तो वेक्टर फॉर्म में यहाँ से ये जो इस पे 0 बनेंगे वो पॉइंट, यहाँ से पॉइंट क्या आया 3i कैप, यहाँ से पॉइंट कितना आएगा -7/2 j कैप प्लस 5/3 k कैप, ये अपना पॉइंट आ गया। प्लस लैम्डा टाइम्स, अब जो नीचे कंपोनेंट आ रहे हैं वो लैम्डा टाइम्स वेक्टर जो बनेगा वो हो जाएगा। मतलब -5i कैप माइनस जे कैप -10/3 k कैप, ये उसका कन्वर्जन हो गया वेक्टर फॉर्मेट में। और अगर मुझे लाइन पे कोई पॉइंट मानना है तो पहले आप ट्राई करेंगे कि पहले आप उसको प्रॉपर फॉर्मेट में लिखें और इक्वल टू उसके बाद कोफिशिएंट को 1 बनाने के बाद, कोफिशिएंट को 1 बनाने के बाद आप उसको लिखिए। वैसे आप चाहे तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, बट इस तरह से लिखोगे तो आपको डीआर वगैरह एकदम क्लियर रहेंगे, सही रहेगा। तो अगर मैं पॉइंट लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, माइनस का 5 लैम्डा प्लस 3, माइनस का 5 लैम्डा प्लस 3, ऐसे यहाँ से पॉइंट आएगा अपने पास माइनस का लैम्डा -7/2 और माइनस का 10/3 लैम्डा प्लस 5/3। इस तरह से अपन लाइन पे पॉइंट मान सकते हैं। ये अपना हो गया लाइन का पहला फॉर्मेट कि पॉइंट पता है और डायरेक्शन पता है। तो आगे बढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट है इसमें, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। अगर आपको 2 पॉइंट गिवन है लाइन पर, उन 2 से पास करने वाले लाइन की इक्वेशन लिखनी है, तो पहले बात कर लेते हैं वेक्टर फॉर्मेट में। तो देखो हमारा एम क्या है, 2 पॉइंट दिए हैं, हमको चाहिए पॉइंट और डायरेक्शन, मतलब एक पॉइंट मिल जाए और उसके अलोंग वेक्टर मिल जाए। और पुराना वाला फॉर्मेट ही काम में ले लेंगे, a प्लस लैम्डा बी। तो b का मतलब है उसके अलोंग वाला वेक्टर और a का मतलब है उस पे लाई करने वाला पॉइंट। देखो भाई, अगर आपको इस बार बोल दिया कि यार a पॉइंट, इस पे ये वेक्टर पॉइंट है, एक b पॉइंट है और मैंने एक वेरिएबल पॉइंट मान लिया r वेक्टर, तो मेरी जो लाइन की इक्वेशन होगी उसका फॉर्मेट क्या है, मेरा फॉर्मेट है पॉइंट प्लस लैम्डा टाइम्स डायरेक्शन।
तो पॉइंट तो ए भी है बी भी है, तो कोई सा भी एक पॉइंट काम में ले लिया। अब लैम्डा टाइम्स में क्या आएगा, तो लैम्डा टाइम्स में आएगा इसकी डायरेक्शन। तो अगर दो पॉइंट पता है तो दो पॉइंट के डिफरेंस है उसके अलोंग वेक्टर बन जाएगा। तो ए पॉइंट है और बी पॉइंट है, तो इसके अलोंग वेक्टर क्या हो जाएगा, बी माइनस ए। तो आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स बी माइनस ए, ये दो पॉइंट से पास करने वाले लाइन की इक्वेशन हो जाएगी। और अगर इसी को मैं कार्टेशियन फॉर्म में लिखना चाहूं तो कार्टेशियन फॉर्म में अपन क्या करेंगे भाई, सिंपल सा बात है कि भाई इसी चीज को कन्वर्ट करना आना चाहिए। x1 y1 z1, x2 y2 z2। तो मैं सिंपल लिखूंगा कि कोई सा ऊपर क्या, देखो ऊपर क्या आएगा, इस तरह लिख देते हैं भाई z माइनस दिस अपॉन दिस। तो ऊपर चाहिए, ऊपर जो x माइनस समथिंग y माइनस समथिंग z माइनस समथिंग में क्या आएगा, पॉइंट आएगा। कौन सा पॉइंट, ये वाला कि ये वाला, अरे भाई कोई सा भी ले लो यार। तो यहाँ पे x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1, आप चाहते तो x2 y2 z2 भी ले सकते थे। अपॉन में क्या आएगा, उसके drs डायरेक्शन के कंपोनेंट। दो पॉइंट से बनने वाले वेक्टर के डायरेक्शन के कंपोनेंट क्या होते हैं, वो होते हैं भाई x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। तो ये हो गई अपनी लाइन की इक्वेशन दो पॉइंट से पास करने वाली। अगला फॉर्म देखते हैं भाई, वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट ए वेक्टर एक पॉइंट से पास कर रही है एंड परपेंडिकुलर टू टू वेक्टर्स बी वेक्टर एंड सी वेक्टर, परपेंडिकुलर टू टू वेक्टर्स बी एंड सी। इसका मतलब ये हो गया कि भाई मुझे एक लाइन की इक्वेशन चाहिए जो एक पॉइंट पास कर रही है ए वेक्टर से और कोई दो रैंडम वेक्टर जा रहे हैं उनके परपेंडिकुलर है बी के और सी के। मतलब मुझे जो लाइन की इक्वेशन चाहिए उसके परपेंडिकुलर में पहला वेक्टर पता है, ये बी वेक्टर है, और एक दूसरा वेक्टर इधर पता है, एक इधर हो गया और एक इधर हो गया, रैंडमली कोई दो वेक्टर मान लिए, वो कोई से भी डायरेक्शन में हो सकते हैं। तो इस लाइन से परपेंडिकुलर में तो बहुत सारे वेक्टर पॉसिबल है, ठीक है ना भाई। तो मैंने बोला कि यार एक बी वेक्टर ऐसा हो गया, एक सी वेक्टर इधर हो गया। तो मुझे क्या चाहिए, एक तो पॉइंट चाहिए लाइन के ऊपर और दूसरा चाहिए उसके अलोंग डायरेक्शन। तो डायरेक्शन के लिए क्या करेंगे, तो अगर आपको किसी लाइन के परपेंडिकुलर में पहला वेक्टर पता है और दूसरा पता है, एक बी वेक्टर है एक सी वेक्टर है, तो बी क्रॉस सी कर देंगे, दोनों का क्रॉस कर देंगे तो आपको वो लाइन के पैरेलल मिल जाएगा। क्योंकि दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं तो उनका क्रॉस उस वेक्टर के पैरेलल हो जाएगा। तो इसके अलोंग डायरेक्शन क्या मिल जाएगी आपको, बी क्रॉस सी। तो ये वेक्टर आ गया, पॉइंट पता था, तो लाइन की इक्वेशन डायरेक्टली अपन क्या लिख पाएंगे, ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स बी क्रॉस सी। इस तरह से अपन चीजों को मैनिपुलेट कर सकते हैं कि डेटा कुछ भी दिया हो कैसे भी करके पैरेलल में डायरेक्शन निकाल लो और एक पॉइंट निकाल लो, और अपना वही फॉर्मेट ए प्लस लैम्डा बी, ये अपना हर जगह काम कर जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आपको लाइंस के बीच में एंगल लिखना है तो लाइंस के बीच में एंगल तो अपन पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। अगर पहली लाइन गिवन है a1 प्लस लैम्डा b1, a2 प्लस म्यू टाइम्स b2, दो लाइन गिवन है, तो हमारे काम की कौन सी लाइन है, ये वाली लाइन b1 b2 हमारे दो काम के वेक्टर हैं। क्यों, क्योंकि a1 a2 तो पॉइंट है। अगर हमें डायरेक्शन इनके बीच का एंगल निकालना है तो हमें b1 और b2 जो उसकी डायरेक्शन को डिनोट करेगा उससे मतलब है। तो b1 b2 के बीच में एंगल क्या हो जाएगा, b1 डॉट b2 अपॉन मॉड b1 b2, सेम फॉर्मूला अपना काम कर जाएगा। दो वेक्टर के बीच में जैसे एंगल निकालते हैं ना वैसे निकालना है। कौन से वेक्टर, जो पार्ट लैम्डा और म्यू से मल्टीप्लाई हो रहा है या जो उसके डी आर से, उनसे बनने वाले वेक्टर के बीच में अपन को एंगल निकालना है। आगे बात करते हैं इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर। अगर आपको दो लाइंस गिवन है और उनके एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन चाहिए तो इसका तरीका क्या रहेगा भाई, ये अपन वेक्टर में पढ़ चुके हैं। अगर दो लाइन गिवन है a1 प्लस लैम्डा b1, a2 प्लस म्यू टाइम्स b2, ये गिवन है। पहली लाइन के अलोंग वेक्टर b1 हो गया, दूसरी लाइन के अलोंग वेक्टर b2 हो गया। तो उनका जो बाइसेक्टर है, ये इसका बाइसेक्टर हो गया। तो बाइसेक्टर के अलोंग जो डायरेक्शन आती है, ये हमने वेक्टर में पढ़ चुके हैं, डायरेक्शन आती है b1 कैप प्लस b2 कैप, और जो दूसरी वाली डायरेक्शन आती है b1 कैप माइनस b2 कैप। उनकी जो डायरेक्शंस आ रही है b1 b2, उनके यूनिट वेक्टर का सम और डिफरेंस से ही क्या बनता है, बाइसेक्टर के अलोंग वेक्टर बनता है। ये हम वेक्टर में समझते हैं इस चीज को, तो ये आपको डायरेक्टली याद रखना है। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, अब बात आप देखिए सर ये लाइन तो इस पॉइंट से पास करेंगी,
तो हमको ये पॉइंट निकालना पड़ेगा। तो मैंने ये लिखा है कि अगर आपने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लिया अल्फा वेक्टर, लेट से वो दो लाइंस यहाँ कट कर रही हैं, उसी पॉइंट से नई लाइन जाएगी। तो एक तो हमको पॉइंट चाहिए और एक डायरेक्शन चाहिए। तो डायरेक्शन तो हो जाएगी b1 कैप प्लस माइनस b2 कैप, और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपको निकालना पड़ेगा। वो कैसे निकालेंगे वो मैंने क्वेश्चन लिया है, तो इसमें कवर कर लेते हैं भाई। तो देखो मैंने क्वेश्चन लिया है, आर वेक्टर दिया है i प्लस जे माइनस के प्लस लैम्डा टाइम्स दिस, और दूसरी लाइन गिवन है ये टू लाइंस हैं, फाइंड इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर। तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि दो लाइंस के पहले सर आप पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालिए, ये निकालिए, अल्फा वेक्टर निकालिए। तो उसका बेस्ट तरीका क्या है, दोनों लाइंस अगर वहां पे इक्वल है तो आर वेक्टर क्या है, दोनों का पोजीशन वेक्टर है, आप दोनों को इक्वेट कर दो। पहली लाइन का पोजीशन वेक्टर क्या आ रहा है देखो, अगर इनको इकट्ठा करें तो 1 प्लस 3 लैम्डा आई कैप प्लस 1 माइनस लैम्डा जे कैप और माइनस का के कैप, और दूसरा वेक्टर अपने पास क्या आ रहा है 4 प्लस 2 म्यू आई कैप, जे कैप इसमें आ नहीं रहा है भाई, और के कैप का टर्म कॉमन ले लिया तो माइनस का 1 प्लस 3 म्यू। तो मैंने क्या करा, आई कैप जे कैप के फॉर्म में लिख दिया विद वेरिएबल्स। अब ये दिस इज ए वेरिएबल पॉइंट ऑन फर्स्ट लाइन और ये वेरिएबल पॉइंट हो गया सेकंड लाइन पर। तो दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, मतलब दोनों पॉइंट क्या होने चाहिए वहां पे, बराबर होने चाहिए। तो हम दोनों को इक्वल कर देंगे, 1 प्लस 3 लैम्डा बराबर 4 प्लस 2 म्यू, 1 माइनस लैम्डा बराबर 0, 3 म्यू माइनस 1 बराबर माइनस 1। तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू 1 आ गई, म्यू की वैल्यू 0 आ गई। तो कोई सा भी एक काम ले लीजिए आप, क्योंकि लैम्डा 1 ले या म्यू 0 ले, दोनों से, क्योंकि हमने दोनों को इक्वेट किया है तो दोनों पॉइंट क्या आएंगे, सेम ही आएंगे। तो म्यू को 0 ले लेते हैं, म्यू को 0 रख देंगे, तो आर पॉइंट क्या आया 4 आई कैप माइनस के कैप। तो ये तरीका हो गया कि कंपोनेंट को इक्वल कर दो, वहां से लैम्डा और म्यू आ जाएगा, उसको रखने पर जो दोनों से पॉइंट आएगा वो सेम ही आएगा और वही होगा उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो अभी म्यू 0 आ गया भाई, इसको रखने पर ये अपना पॉइंट आ गया 4 आई कैप माइनस के कैप, यही अपना हो गया अल्फा वेक्टर। अब बात रही डायरेक्शन की, तो अगर अपना जो आंसर हो जाएगा आर वेक्टर बराबर अपना पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन प्लस लैम्डा टाइम्स b1 कैप, b1 कैप हो जाएगा 3i माइनस जे अपॉन रूट 10 प्लस माइनस b2 कैप, b2 कैप अपना हो जाएगा 2i प्लस 3k अपॉन रूट 9 और 4 13। तो सॉल्व करने पर जो अपना इक्वेशन आएंगी वही अपने दो एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन हो जाएंगी। तो आगे बढ़ते हैं भाई। अब अपना नेक्स्ट टॉपिक है, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे काफी सारे क्वेश्चन जेई में पूछे जाते हैं, है ना भाई। सबसे ज्यादा फ्रिक्वेंसी रहती है दो टॉपिक्स की रहती है, एक तो ये वाला और एक इसके बाद अपन पढ़ेंगे स्क्यू लाइंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन, इट्स फुट ऑफ परपेंडिकुलर एंड इट्स इमेज, ये हमको कैसे निकालना है। तो अगर आपको पहले हम बात करते हैं वेक्टर फॉर्मेट में, तो वेक्टर फॉर्मेट में आपका तरीका क्या रहेगा, इसमें देखो कोई फॉर्मूला नहीं बनता है, इसमें आपको पूरा मेथड ही याद रखना पड़ेगा, वो मेथड फॉलो करना है हर बार। कि अगर आपको लाइन गिवन है आर वेक्टर बराबर ए प्लस लैम्डा पी, और आपको एक पॉइंट पी गिवन है अल्फा वेक्टर, पॉइंट पी गिवन है अल्फा वेक्टर, तो मुझे क्या करना है, पॉइंट पी पता है, लाइन पता है, तो उसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर कितना आएगा, डिस्टेंस कितनी आएगी, और उसका इमेज कितना आएगा, क्यू पॉइंट, ये क्यू पॉइंट मान लेते हैं और ये अपन आर पॉइंट मान लेते हैं, ये हो गया बीटा वेक्टर, ये हो गया गामा वेक्टर इमेज। तो मुझे बीटा क्यू पॉइंट निकालना है, आर पॉइंट निकालना है। अगर क्यू पॉइंट आ जाएगा फिर तो डिस्टेंस भी आ ही जाएगी अपने पास। तो तरीका क्या रहेगा इसका, तो अप्रोच क्या रहेगा, देखो ये जो क्यू पॉइंट आ रहा है, पहले वो अपन वो लाइन पे एक वेरिएबल पॉइंट है जो उसको 90 पे कट कर रहा है, मतलब पी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है जो उसको 90 पे लाइन को कट करेगा। तो मुझे क्यू पॉइंट मानना पड़ेगा पहले तो ये जो लाइन लिखी है ए प्लस लैम्डा बी, ये अपने आप में एक वेरिएबल पॉइंट हो गया, क्योंकि ये आर वेक्टर के बराबर है। आर वेक्टर का मतलब है लाइन पे लाई करने वाला पॉइंट। तो बीटा को अपन क्या मान सकते हैं, ए प्लस लैम्डा बी मान सकते हैं, बीटा को अपन क्या मान सकते हैं, ए प्लस लैम्डा बी। ये अपना वेरिएबल पॉइंट हो गया, जब भी वेरिएबल पॉइंट मानना है ये सबसे बेस्ट तरीका रहता है, दैट इज इक्वल टू बीटा वेक्टर। अब इससे अपन क्या बना लेंगे, पी क्यू वेक्टर बना लेंगे टेम्पररी,
जब मैंने पॉइंट मान लिया वेरिएबल पॉइंट, तो उससे मेरा पी क्यू वैक्टर क्या बन जाएगा, ए प्लस लैम्डा बी माइनस अल्फा वैक्टर। दिस माइनस दिस करने से अपने को बन गया पी क्यू वैक्टर। अब ये पी क्यू वैक्टर का जो होगा वो बी वैक्टर क्या है, लाइन के अलोंग डायरेक्शन है भाई। तो पी क्यू वैक्टर का बी वैक्टर से डॉट हमेशा क्या कर देना है, 0 कर देना है, क्योंकि वो उसके परपेंडिकुलर है। तो अपन लिखेंगे भाई पी क्यू डॉट बी बराबर 0। ये तरीका याद रखना है भाई, इसका कोई फॉर्मूला वगैरह बहुत लेंथी सा आएगा, वो याद नहीं रखना है। तो ये हो जाएगा ए प्लस लैम्डा बी माइनस अल्फा डॉट बी बराबर 0। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो यहाँ से ए माइनस अल्फा डॉट बी प्लस लैम्डा मॉड बी का स्क्वायर 0, तो यहाँ से आपके पास लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी सॉल्व करके। तो ये वैसे भी याद नहीं रखनी है अपन को। जैसे ही लैम्डा आएगा इस लैम्डा को आप यहाँ पुट कर देंगे, जैसे ही लैम्डा आएगा इस लैम्डा को आप यहाँ पुट कर देंगे तो आपको पी क्यू वैक्टर मिल जाएगा, और पी क्यू वैक्टर मिल जाएगा तो वहां से आप मॉड ऑफ पी क्यू वैक्टर निकाल सकते हैं। तो ये अपना काम खत्म हो गया। अपने को लैम्डा मिल गया तो क्यू पॉइंट भी आ गया, बीटा वेक्टर भी मिल गया अपन को, और बीटा मिल गया तो गामा निकालने के लिए अल्फा प्लस गामा बाय 2 बराबर बीटा वेक्टर है। तो अल्फा हो जाएगा 2 बीटा, गामा वेक्टर निकालना है, गामा वेक्टर हो जाएगा 2 बीटा माइनस अल्फा। मिड पॉइंट थ्योरम अपन लगा देंगे। तो ये तरीका हो गया, एज इट इज फॉलो करना है। सेम चीज अगर अपन बात कर ले किसके अंदर भाई, कार्टेशियन फॉर्म के अंदर अगर अपन बात कर ले, तो कार्टेशियन फॉर्म में आप क्या करेंगे कि भाई लाइन जो गिवन है अपन को, मतलब सेम प्रोसेस फॉलो करना है। अगर कार्टेशियन फॉर्म में है तो वैसा का वैसे स्टार्ट कर देंगे। ऐसा नहीं है कि सर उसको कार्टेशियन फॉर्म में आया तो पहले वेक्टर में लिखूंगा फिर वेक्टर में जो सिखाया आपने वो करूंगा। कार्टेशियन में जैसा है अलग अलग कोऑर्डिनेट के टर्म में भी डील कर सकते हैं। मान लो लाइन की इक्वेशन गिवन है x माइनस एक्स वन अपॉन ए, वाई माइनस वाई वन अपॉन बी, तो सेम प्रोसेस फॉलो करना है, बस अपन कंपोनेंट के फॉर्म में लिख रहे हैं, वेक्टर में नहीं लिख रहे हैं। पॉइंट गिवन है मान लीजिए x1, नहीं, पॉइंट गिवन है मान लीजिए अल्फा बीटा और गामा। तो अपना पहला काम रहेगा क्यू पॉइंट को अज्यूम किया जाए। तो क्यू पॉइंट के लिए इक्वल टू लैम्डा मानना पड़ेगा। वेक्टर में तो लैम्डा अपने आप ही आता है, यहाँ पे रेशो के फॉर्म में लैम्डा पहले इक्वल टू लैम्डा लिखेंगे, वहां से पॉइंट लिखेंगे ए लैम्डा प्लस x1 y1 प्लस बी लैम्डा और z1 प्लस सी लैम्डा। अब इसके जो कंपोनेंट आए इसके कंपोनेंट से वेक्टर बन जाएगा। वहाँ वेक्टर क्या है, लिखने में आसान था क्योंकि कंपोनेंट कंबाइन थे, यहाँ पे अलग अलग आ रहे हैं। करना वही है मनी मन में कि पी क्यू वैक्टर का डॉट बी वैक्टर से 0 करना है। बी वैक्टर का मतलब इसके डी आर्स, इसके डी आर्स क्या क्या है, ए बी सी है। तो मैं क्या करूंगा भाई, इसका जो कंपोनेंट आएगा वो हो जाएगा ए लैम्डा प्लस x1 माइनस अल्फा इंटू ए, पहला वाला कंपोनेंट। डॉट ले रहा हूँ ना, डॉट को मैंने डायरेक्ट लिख दिया भाई, ऐसे दिस माइनस दिस y1 प्लस बी लैम्डा माइनस बीटा इंटू बी प्लस z1 प्लस सी लैम्डा माइनस गामा इंटू सी बराबर 0। तो पूरा सॉल्व नहीं करते हैं, यहाँ से आपके पास लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी। जैसे आपके पास लैम्डा की वैल्यू आएगी, लैम्डा को आप यहाँ पुट कर देंगे तो आपको क्यू पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे। क्यू पॉइंट्स के आपको कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे तो वहां से आप पी क्यू डिस्टेंस निकाल पाएंगे, पी क्यू डिस्टेंस निकल जाएगी। बात रही इमेज की, तो फिर से सेम काम करना है कि आपको डिस्टेंस मिड पॉइंट थ्योरम लगा देना है। तो मिड पॉइंट थ्योरम से आपको ये वाला पॉइंट भी मिल जाएगा, इसमें कुछ भी नया नहीं है, एकदम सेम प्रोसेस फॉलो करना है आपको। तो इस पे हम क्वेश्चंस ट्राई करके देख लेते हैं भाई। तो आपको क्वेश्चन दिया है कि भाई फाइंड द फुट ऑफ परपेंडिकुलर एंड लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस लाइन। अपन क्या करते हैं, इसको अप्लाई करके देखते हैं कैलकुलेशन कैसे करनी है, पूरा वो समझते हैं। वो समझ में आ गया मतलब काम हो गया अपना आसान। तो देखो भाई, पॉइंट दिया है, लाइन दिया है, लाइन को मैं थोड़ा प्रॉपर फॉर्मेट में लिख दूं क्या भाई, प्रॉपर फॉर्मेट का मतलब क्योंकि वो अच्छा रहता है हमेशा, ये हो गया। यहाँ पर प्रॉपर में देखो z का कोएफिशिएंट माइनस का 1 दिया है, इसको अपन प्लस का 1 बनाएंगे तो हो जाएगा z माइनस 5 अपॉन माइनस 5। तो इससे क्या लाइन के डीआर्स वगैरह अपन को क्लियरली दिखेंगे। अब मैं लाइंस आपको दी है कार्टेशियन फॉर्म में, तो अपन एकदम प्रोसेस फॉलो करते हैं अपना जो सीखा है अपन ने कि लाइन ड्रॉ कर लिया, अपन ने पॉइंट ड्रॉ किया, डायग्राम बनाएंगे हमेशा भाई, डायग्राम बनाने थोड़ी क्लैरिटी रहेगी कहाँ पॉइंट ले रहे हैं क्या डेटा लगाना है। तो पॉइंट है 5,7,3, इससे ड्रॉप किया परपेंडिकुलर, इससे ड्रॉप किया परपेंडिकुलर, ये क्यू पॉइंट है, हमें लेंथ निकालनी है
और फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है। भाई ये मान के चलो कि 10 क्वेश्चन अगर आ रहे हैं जेईई मेन में, तो 5 क्वेश्चन इसी टॉपिक पे होंगे डायरेक्ट, इमेज, परपेंडिकुलर और डिस्टेंस। 10 में से 5 क्वेश्चन इसके हैं। मतलब अगर एक शिफ्ट में टोटल पूरे 20 पेपर हो रहे हैं, 20 में से 10 पेपर में आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा इस टाइप का। तो अपन क्या करेंगे, पहले इक्वल टू लैम्डा करके पॉइंट मानेंगे, वो हो जाएगा 3 लैम्डा प्लस 15, 8 लैम्डा प्लस 29 माइनस 5 लैम्डा प्लस 5, ये सिखाया था मैंने आप लोगों को। अब पीक्यू वेक्टर का इस लाइन के dr से डॉट 0 कर देंगे। इस लाइन के dr क्या है, 3, 8 और -5, ये लिख लिया अलग से। तो हमारा प्रोसेस क्या रहेगा, पीक्यू वेक्टर मनी मन में चल रहा है डॉट b बराबर 0। तो पहले पीक्यू वेक्टर बनाएंगे भाई। पीक्यू वेक्टर क्या बनेगा, 3 लैम्डा प्लस 10, 15 माइनस 5 और इनटू में कर देंगे 3, इनटू में 3 प्लस 8 लैम्डा 29 माइनस 7, 22, ये वेक्टर आ गया। मैं साथ ही साथ में डिफरेंस ले रहा हूँ और डॉट प्रोडक्ट के लिए इन तीन कंपोनेंट से मल्टीप्लाई भी कर दे रहा हूँ। तो इनटू में आ गया 8, ऐसे ही -5 लैम्डा और 5 माइनस 3 हो गया प्लस का 2 इनटू में माइनस का 5 बराबर 0। यहां से डॉट 0 कर देंगे, पीक्यू वेक्टर बनाया और उसकी लाइन के dr से डॉट 0। सॉल्व कर लेते हैं भाई। 9 लैम्डा प्लस 30 प्लस 64 लैम्डा प्लस 8, 176 आ गया, माइनस माइनस प्लस 25 लैम्डा माइनस का 10, 0। तो ये आ रहा है अपने पास, इसको सॉल्व कर लेते हैं भाई। तो 64 और 9 ये हो जाएगा 70, अपने पास होगा 73। 73 में अपन ऐड करेंगे 25, तो ये हो जाएगा 98 लैम्डा। बाकी पार्ट को अगर देखें 176 प्लस 30, ये हो गया अपना 206 माइनस 10 हो गया 196। तो लैम्डा अपने पास आ गया माइनस का 2। जैसे लैम्डा -2 आया भाई, लैम्डा को -2 तुरंत यहाँ पुट कर देंगे तो आपको मिल जाएगा फुट ऑफ परपेंडिकुलर। लैम्डा को रखा -2, तो 15 माइनस 6 9 हो जाएगा, -2 रखा तो 16, 29 माइनस 16 9 और 4 13 हो जाएगा, और ये 10 और 5 15 हो जाएगा। तो ये अपने पास आ गया फुट ऑफ परपेंडिकुलर। अगर पी क्यू डिस्टेंस की बात करें, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, तो क्यू पॉइंट का पी पॉइंट से अपन डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। डिस्टेंस 9 माइनस 5 16, 13 माइनस 7 6 36, 15 माइनस 3 144। तो इसको अपन ऐड करें, 12 और 4 16, तो 5 और 3 8 और 1 9, 196, दैट इज 14। तो ये अपना क्वेश्चन कंप्लीट भाई। इस तरह से प्रॉपर प्रोसेस फॉलो करना है भाई अपन को। तो आगे बात कर लेते हैं। मैंने एक क्वेश्चन और लिया भाई प्रैक्टिस के लिए, डिस्टेंस। देखो सिमिलर टाइप के क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन मैं आपको जेई के ही ले रहा हूँ भाई, जो जेई में पूछे गए हैं ऑलरेडी क्वेश्चन, लगभग सेम ही टाइप के क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं भाई। तो बस थोड़ा बहुत घुमा फिरा के, डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम द लाइन विच पासिस थ्रू दिस पॉइंट एंड हुज डायरेक्शन इज दिस। मतलब आपको बोला कि एक लाइन से डिस्टेंस निकालना है एक पॉइंट का। तो ये पॉइंट है 4, 6, -2। उस लाइन से डिस्टेंस निकालना है जो पास कर रही है किससे, x प्लस 3, y -2 और z -3। मतलब अगर आपको उस लाइन पे पॉइंट दिया है और drs दिए हैं, तो क्या मैं उस लाइन की इक्वेशन लिख सकता हूँ भाई। पॉइंट हो गया और drs हो गए 3, 3 -1। तो बस उसने डायरेक्ट लाइन ना देके उसने पॉइंट और dr दे दिया, तो उसको मैंने लाइन के फॉर्म में लिख दिया। अब करना क्या है, सेम काम, लैम्डा करेंगे, क्यू पॉइंट मानेंगे, क्यू पॉइंट लिखेंगे लैम्डा के टर्म्स में। ये तो एकदम डिट्टो क्वेश्चन आ गया भाई, सेम, कोई डिफरेंस ही नहीं है। बस वो लाइन को उसने डायरेक्ट नहीं दिया था और कोई डिफरेंस नहीं है। लैम्डा के टर्म्स में पॉइंट लिखेंगे, पी क्यू वेक्टर का बी वेक्टर से डॉट 0 करेंगे और वहां से आपको लैम्डा की वैल्यू मिल जाएगी। तो एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन है, इसको आप सब लोग खुद से ट्राई कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें अपना नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, मैंने आपको कहा था ना कि भाई 10 में से 5 क्वेश्चन अगर उस टॉपिक के आ रहे हैं, तो ऑन एन एवरेज 10 में से 5 क्वेश्चन बचे हुए लगभग लगभग इस टॉपिक से आ रहे हैं, दैट इज कॉल्ड स्क्यू लाइंस। तो स्क्यू लाइंस का क्या मतलब होता है, ऐसी दो लाइंस विच आर नीदर पैरेलल नॉर इंटरसेक्टिंग। कोई दो लाइन ना ही कट कर रही हैं और ना ही पैरेलल हैं। ये कैसे पॉसिबल, 3D में पॉसिबल, 2D में नहीं है। तो अगर दो लाइंस
एक लाइन को ऐसे मैंने बना दिया और एक लाइन ऐसे जा रही है प्लेन के बाहर इस तरह से, तो ये लाइन भी जा रही है इनफाइनाइट तक पूरी, और ये लाइन भी जा रही है इनफाइनाइट तक इस तरह से। तो ये दोनों लाइन के बीच में गैप क्रिएट हो रहा है। तो स्क्यू लाइन जब देखो ये आगे तक अगर पूरा जाएगा तब भी ये कभी इस लाइन को कभी कट नहीं कर सकती, क्योंकि इसके एक डिस्टेंस पे जा रही है, या तो ये भी नहीं है पूरी इनफाइनाइट तक, ये कट नहीं करेंगे, मतलब इनके बीच में गैप क्रिएट होगा हमेशा। तो इस पे क्वेश्चन क्या बनता है, क्वेश्चन बनता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन स्क्यू लाइंस, वो दो लाइंस विच आर नीदर इंटरसेक्टिंग नॉर पैरेलल आर कॉल्ड स्क्यू लाइंस। तो क्वेश्चन क्या बन रहा है भाई, अगर इनके बीच में गैप मेंटेन हो रहा है तो उसके बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितनी पॉसिबल है, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो मैंने आपके देखो दो लाइंस बना दी है, वो थ्री में बनाना, थ्री में जो लाइंस हैं इस तरह से दिख रही है अपन को, उसको मैंने शॉर्ट फॉर्म में बनाया है कि ये आगे कट नहीं कर रही, ये एक लाइन बन गई हॉरिजॉन्टल और ये लाइन प्लेन के बाहर जा रही है ऐसा, है ना भाई। तो उसको मैंने दिखाने के लिए ऐसा बना दिया डायग्राम, ठीक है। तो मैंने बोला क्या दो लाइंस गिवन है, पहली लाइन गिवन है आर वेक्टर बराबर a1 प्लस लैम्डा b1 और दूसरी लाइन गिवन है आर वेक्टर बराबर a2 प्लस म्यू टाइम्स b2। तो दो सिंपल वेक्टर फॉर्मेट में लाइन आपको गिवन है। तो अब अपन को निकालना है इनके बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का क्या मतलब है कि दो लाइन के कर्व के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कब होती है, एक ऐसी लाइन जो दोनों के क्या हो जाए परपेंडिकुलर, एक ऐसा, क्योंकि देखो जब भी कोई डिस्टेंस वगैरह शॉर्टेस्ट होती है वो हमेशा नॉर्मल के अलोंग होती है, परपेंडिकुलर के अलोंग होती है। तो पहली लाइन की डायरेक्शन b1 है, दूसरी लाइन की डायरेक्शन b2 है। पहली लाइन पे कोई पॉइंट लाई कर रहा है a1 क्योंकि ये a1 से पास कर रही है, दूसरी लाइन पास कर रही है a2 से, ऐसा गिवन है मान लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, a1 a2 पता है, डायरेक्शन पता है, तो एक ऐसी लाइन अपन निकालेंगे जो दोनों के परपेंडिकुलर हो जाए। तो हमें चाहिए उसकी डिस्टेंस कि अच्छा यहाँ से लेकर यहाँ तक ये P पॉइंट और Q पॉइंट, ये एग्जैक्ट लेंथ अपन को निकालनी है जो दोनों के क्या है परपेंडिकुलर है। तो पहले मैं क्या निकालूंगा, उसका डायरेक्शन निकालूंगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर आपको दो लाइंस की डायरेक्शन पता है और उनका परपेंडिकुलर वेक्टर चाहिए तो वो क्रॉस प्रोडक्ट से मिल सकता है, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट दो वेक्टर का परपेंडिकुलर ही होता है। तो इसकी डायरेक्शन अगर b1 है, इसकी डायरेक्शन b2 है, तो इसके अलोंग जो डायरेक्शन आएगी वो आ जाएगी b1 क्रॉस b2। उन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली दोनों लाइंस के क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर हो जाएगा। बट b1 क्रॉस b2 तो पूरा आगे तक जा रहा होगा भाई, ये पूरा डायरेक्शन हो गई, मुझे उसका एग्जैक्ट लाइन चाहिए। तो मुझे इसकी हेल्प लेनी पड़ेगी कि यार ये जो आपको गिवन है ए बी वैक्टर, अगर आप ध्यान से देखो ए बी वैक्टर से ये इस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप हुआ है, परपेंडिकुलर पे b1 क्रॉस b2 पे, और क्योंकि ये 90 एंगल है यहाँ पे लाइन से, और ये भी इस पे एक 90 एंगल पे फुट ऑफ परपेंडिकुलर आ रहा है। तो मैं लॉजिकली ऐसा बोल सकता हूँ ना कि यार ये ए बी का ए और बी पी और क्यू जो पॉइंट आ रहे हैं, पी और क्यू पॉइंट ए और बी के क्या है फुट ऑफ परपेंडिकुलर है। और जब भी दो पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया जाता है तो बेसिकली वो क्या हो जाएगा उसका प्रोजेक्शन। मतलब मैं यहाँ बोल सकता हूँ कि जो पी क्यू जो मेरा है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, पी क्यू मेरा क्या है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है, दैट इज प्रोजेक्शन ऑफ ए बी वेक्टर along b1 क्रॉस b2। वो b1 क्रॉस b2 के along क्या हो जाएगा प्रोजेक्शन हो जाएगा। तो वहां से मैं क्या बोल सकता हूँ बेसिकली कि अगर मेरे को पी क्यू लेंथ निकालना है, अब प्रोजेक्शन हमने पढ़ा है वेक्टर में ए डॉट डी कैप, तो बोलूंगा ठीक है भाई ए बी वेक्टर डॉट b1 क्रॉस b2 का यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा मॉड b1 क्रॉस b2 आ जाएगा। ये हो जाएगा ना ए डॉट बी कैप, ये इसका जो ए डॉट बी कैप से जो वैल्यू मिलेगी वो ए बी वेक्टर का पी क्यू का लॉन्ग क्या हो जाएगा प्रोजेक्शन, और वही अपनी लेंथ चाहिए अपन को। तो यहाँ से अपना फाइनली फॉर्मूला बन गया पी क्यू डिस्टेंस का, ए बी वेक्टर का मतलब हो गया a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 होल डिवाइड बाय मॉड b1 क्रॉस का मॉड लगा देते हैं, क्योंकि डिस्टेंस को अपन हमेशा पॉजिटिव में लेंगे, लेंथ है तो मॉड लगा देंगे। तो a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 अपॉन में मॉड ऑफ b1 क्रॉस b2, ऐसा हम इसको बोल सकते हैं। ये हमारा एक फॉर्मूला बन गया, b1 b2 लाइन के अलोंग वाले वेक्टर हैं, a2 माइनस a1 लाइन पे लाई करने वाले दो पॉइंट से बनने वाला वेक्टर है,
और अपॉन में उसी का मैग्नीट्यूड। यहाँ से हमको बहुत एक इंपॉर्टेंट पॉइंट भी ये मिल गया कि अगर दो लाइंस आपस में करती हैं इंटरसेक्ट, तो अगर ये दो लाइंस अगर आपस में कट कर गई, ये डिस्टेंस कट कर गया, कट करने का मतलब इनके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो वहां से अगर इसको 0 करना है, मतलब इसका न्यूमरेटर वाला पार्ट 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे अपन ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट ऐड कर सकते हैं कि इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट, इफ टू लाइंस अगर इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो हम चेक कैसे करें डायरेक्ट, इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट देन आपको क्या करना है, a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 को क्या कर देना है, 0 कर देना है। और ये जो टर्म लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, तो इसको अपन बॉक्स के फॉर्म में भी बोल सकते हैं, a2 माइनस a1 b1 b2 बराबर 0। मतलब इसको अगर मैं कार्टेशियन फॉर्म में लेके जाना चाहूँ, तो मैं कार्टेशियन फॉर्म में इस तरह से डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट कर सकता हूँ, क्योंकि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की वैल्यू को हम डिटर्मिनेंट की हेल्प से निकालते हैं कि a2 माइनस a1 का मतलब पहले वाले वेक्टर के कंपोनेंट x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, b1 का मतलब पहले वाले लाइन के drs और b2 का मतलब दूसरे लाइन के drs, उनसे बनने वाले डिटर्मिनेंट को क्या कर देना है, 0 कर देना है। और अगर अपन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला कार्टेशियन फॉर्म में बनाना चाहे, तो बहुत ज्यादा कोई फर्क नहीं आएगा। तो कार्टेशियन फॉर्म में अपन क्या बोल सकते हैं कि अगर दो लाइंस के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस चाहिए, तो फॉर्मूला मन में सेम काम करेगा, a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2। बस जो लाइंस आपको गिवन है, उसका जो डेटा है वो आपको वेक्टर फॉर्मेट में ना दिख के आपको कार्टेशियन फॉर्म में दिख रहा होगा, z माइनस z1 अपॉन c1, और ये अपना हो गया x माइनस x2 अपॉन a2, y माइनस y2 अपॉन b2, z माइनस z2 अपॉन c2। डिस्टेंस शॉर्टेस्ट लिखना है तो मेरे पास सेम फॉर्मूला काम करेगा, बस उस फॉर्मूले को जब मैं लिखूंगा, तो ये टर्म आ रहा था अपना न्यूमरेटर में, न्यूमरेटर में इसी टर्म को वहां से देख के डायरेक्ट लिखना आना चाहिए, बिना वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट किए। कैसे, ऊपर बनाएंगे डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट में पहला टर्म क्या आता है, a2 माइनस a1 आता है, a2 मतलब इस पे लाई करने वाला पॉइंट कौन सा है, इस पे लाई कर रहा है x2 y2 z2, और इस पे कौन सा पॉइंट लाई कर रहा है x1 y1 z1। तो इनके डिफरेंस से बनने वाले वेक्टर के कंपोनेंट वही अपना फर्स्ट रो हो जाएगा। मतलब फर्स्ट रो क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। फिर जो पहले वेक्टर के जो तीन कंपोनेंट आ रहे हैं, जो नीचे लिखे हुए हैं डीआरस, जो नीचे डीआरस लिखे हुए हैं, वही सेकंड रो अपना बन जाएगा। और जो दूसरे वेक्टर के तीन डीआरस लिखे हैं, वही अपना थर्ड रो बन जाएगा, ऐसा अपन बोल सकते हैं। और अपॉन में तो इन्हीं दोनों का b1 और b2 के क्रॉस का मैग्नीट्यूड आएगा, इन दोनों का क्रॉस का मैग्नीट्यूड आएगा, सेम चीज, और ये 0 हो जाएगा। तो ये सेम टर्म मैंने यहाँ लिखा हुआ है। अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 करना है, मतलब इंटरसेक्ट करने के लिए ये कंडीशन या ये कंडीशन आपको याद रखनी है, बस यही थियोरी आपको एग्जैक्ट पता होनी चाहिए। तो अगर अपन बात करें, कुछ क्वेश्चंस करते हैं। देखो आपको दो लाइंस दी हुई है, पहली लाइन गिवन है, दूसरी लाइन गिवन है, और बोल रहा है कि दीज इंटरसेक्ट एंड फाइंड वैल्यू ऑफ के। एक के अननोन है, के की वैल्यू निकालनी है। अगर ये दो लाइंस कट कर रही हैं, तो दो लाइंस कट करने का मतलब है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 करना है। और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 करने का मतलब अपन ने डायरेक्ट सीख लिया क्या, कि इस पे जो पॉइंट लाई कर रहा है और इस पे जो पॉइंट लाई कर रहा है, उनके डिफरेंस से बनने वाले वेक्टर के कंपोनेंट। तो यहाँ से पॉइंट आया 3, यहाँ से पॉइंट आया 1, तो 3 माइनस 1, यहाँ से आया k, यहाँ से आया -1, तो k प्लस 1, k माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा भाई। और यहाँ से आया 0, 0 से पास कर रही लाइन, ये 1 से पास कर रही है, तो 0 माइनस 1। समझ में आएगी नहीं ये बात। तो पहली लाइन के डीआर कितने हो गए, 2 3 4। दूसरी लाइन के डीआर कितने हो गए, 1 2 1। बस इसको क्या कर देंगे अपन, 0, और एक्सपेंड कर देंगे, तो 2 टाइम्स ये हो जाएगा 3 माइनस 8 माइनस 5 माइनस का k प्लस 1, ये हटाएंगे 2 माइनस 4 माइनस 2 माइनस 1 टाइम 4 माइनस 3 1 इक्वल टू 0। तो -10 प्लस 2k प्लस 2 माइनस का 1 बराबर 0। तो 2 के बराबर अपना हो जाएगा 9,
तो k का वैल्यू कितना आ गया 9/2। इस टाइप का क्वेश्चन आराम से बन सकता है, बनते हैं भाई, तो बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। एक बार फॉर्मूला समझ में आ गया, अप्लाई करना है, प्रैक्टिस करना है, बस इसके अलावा कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत ही लिमिटेड फॉर्मूले है, लिमिटेड थियरी है, सिर्फ प्रैक्टिस बार-बार करना है ताकि हमसे कैलकुलेशन में मिस्टेक ना हो, हमारी फ्लुएंसी बनी रहे। आगे देखते हैं भाई, ये क्वेश्चन बोलते हैं फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस। अगर आपको दो लाइंस दे दी गई है और इनके बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है, तो फॉर्मूला बता चुका हूँ, बस अप्लाई कैसे करना है इसके लिए मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ कि हाँ भाई क्योंकि मैथ्स में देखिए थियोरी और उसको वो पता है, लेकिन उसको कैलकुलेट करते टाइम भी बहुत सारी चीजें, कैलकुलेशन किस तरीके से होनी चाहिए, कैसे चीजों को लिखना है, कैसे उसको डेटा को इजी वे में सॉल्व करना है, गलतियां नहीं करनी है, एक्यूरेसी अच्छी रखनी है। ये बहुत सारे पैरामीटर्स है जिन पे अपन को काम करना पड़ता है। सिर्फ फॉर्मूला याद होने से काम नहीं चलेगा कि टिक करके आ गए, क्योंकि वो थियोरेटिकल क्वेश्चन आता ही नहीं है ना भाई मैथ्स में। तो जितना इंपॉर्टेंट फॉर्मूले याद करना है, थियरी समझना है, उतना ही इंपॉर्टेंट है कि आपको घर जाके उसकी रेगुलर प्रैक्टिस करनी है। ठीक है ना भाई, जो भी पढ़ा है आपने उसका क्वेश्चन सॉल्व करके फाइनल ऑप्शन टिक जब तक नहीं होगा ना, तब तक कॉन्फिडेंस नहीं आएगा भाई। तीसरी बात ये, तो आपको दो लाइन दी है, अगर आपको अप्लाई करना है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला, तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूँ। देखो कैसे, ऊपर बनेगा डिटर्मिनेंट, नीचे आएगा मॉड B1 क्रॉस B2। तो देखो इसका पॉइंट आ रहा है 1 और 1, तो ये हो जाएगा 0। अब आप समझ रहे हो कितना फ्लुएंसी से मैं कर रहा हूँ, मैं डेटा को प्रॉपर सीधे सीधे हवाबाजी में वैल्यू रख पा रहा हूँ। क्यों रख पा रहा हूँ? क्योंकि मुझे फॉर्मूला दिमाग में सेट है, तो फॉर्मूला याद हो गया, डेटा मन में चल रहा है कि अच्छा कौन सा पॉइंट कहाँ है, तुरंत वैल्यू अपन रखते जा रहे हैं। यहाँ से पॉइंट आया 2, यहाँ से आया -8, तो 2 माइनस -8 10 हो गया भाई। 6 माइनस 4 2 हो गया। तो यहाँ से कंपोनेंट आया 2 माइनस 7 5, यहाँ से आया 2 1 माइनस 3। इस तरह से मैंने रख दिया डेटा ऊपर। अपॉन में क्या आएगा? अपॉन में आएगा इन दोनों का क्रॉस। उसको लिखने की जरूरत नहीं है, वो अपना डायरेक्ट काम हो जाएगा। तो डायरेक्ट काम कैसे हो जाएगा सर? देखो भाई, अपन क्या करते हैं, जब इसको ओपन करेंगे तो 0 टाइम, आप देखो इस B1 क्रॉस B2 का मतलब मैं क्या करता, पहले यहाँ पे लिखता आई जे के लिखता B1 क्रॉस B2 के लिए, और फिर इसके कंपोनेंट यहाँ आते, इसके कंपोनेंट यहाँ आते। तो इनके कंपोनेंट तो अभी भी यहीं पर है, बस यहाँ आई जे के चाहिए था अपन को। तो अपन इसको जब एक्सपेंड करेंगे तो इसके कंपोनेंट जो आएंगे इनसे मल्टीप्लाई में अंदर वाले, वो इसी के तो कंपोनेंट होंगे B1 क्रॉस B2 के। तो देखो 0 टाइम्स कितना हो गया, 21 माइनस 5, 21 माइनस 5 कितना हो गया भाई 16, माइनस का 10 टाइम, इसको हटाया माइनस का 6 माइनस का 10 माइनस 16, माइनस का 6 माइनस फिर प्लस का 2 टाइम, इसको हटाया तो 2 प्लस 14 3। तो देखो भाई, अगर यहाँ पर ये आई जे और के होता तो आई के अंदर 16 ही आता, जे के अंदर भी -16 आता और के अंदर 16 आता। तो अंडर रूट में मैं डायरेक्ट लिख दूं, जो मैंने पहले वाले डिटरमिनेंट को ओपन किया उसी से ही, उसी कैलकुलेशन से नीचे वाले का काम भी हो जाएगा, अलग से नहीं करना है। तो जो कंपोनेंट आया ना, इन्हीं के स्क्वायर का सम कर दो भाई, कुछ भी अलग से नहीं करना है, अपना काम हो जाएगा। हो गया लो काम, B1 क्रॉस B2 भी आ गया। अब सॉल्व कर दो, पर माइनस माइनस प्लस 160 और 32, तो 192, और ये अपना 16 बाहर आ जाएगा भाई, 3 इंटू 16 स्क्वायर तो √3 हो गया, तो 16 मैंने 16, ये 12, 4 इंटू 3 लिख देंगे भाई इसको, √3, तो ये आ गया 4√3। बहुत ही आसानी से कैलकुलेशन हो गई। ये जेई का ही क्वेश्चन है भाई, कि 2023 का क्वेश्चन है, जिस टाइम पर और थोड़े लेंथी क्वेश्चन आए थे उस साल में, उस साल का ये क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं आप लोगों से भाई। तो इतना लेंथी भी नहीं है अगर आप इफेक्टिव वे में कैलकुलेशन करें तो। आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और कर रहे हैं अपन इस पे। अगर आपको लाइन गिवन है L1, ये L1 गिवन है, ये L2 गिवन है, अब बोला जा रहा है कि एक लाइन है L3 हैविंग डायरेक्शन रेशियो दिस, बस इसके तीसरी लाइन के सिर्फ डायरेक्शन पता है, पॉइंट नहीं पता है। दिस इंटरसेक्ट L1 एंड L2 एट पॉइंट P एंड Q, मतलब एक लाइन है जो L1 L2 को P और Q पे कट कर रही है, तो हमें PQ की वैल्यू पूछी है, तो हमें P और Q पॉइंट्स निकालने हैं। तो इसको ऐसे समझ सकते हैं कि यार ये कोई रैंडम लाइन हो गई, ये एक रैंडम लाइन हो गई, ये L1 है, ये L2 है, और ये एक लाइन जा रही है जिसने इसको कट किया P पॉइंट पर, इसको कट किया Q पॉइंट पर। इसके जो डायरेक्शन है, जो लाइन कट कर रही है, वो है 1 -1 -2, ठीक है ना भाई। अब मुझे
ये लाइंस को कट कर रही है तो मुझे पी और क्यू के कोऑर्डिनेट निकालना है। अब ये थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ आपको एकदम से क्लिक नहीं होगा, सोचना पड़ेगा कि क्या कंसेप्ट लगाऊं। तो एक तरीका तो ये है कि यार मैं इस लाइन के पॉइंट मान लूं, तो लाइन अज्यूम करके इन दो लाइंस कट कर रही हैं, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 और फिर इसका भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0, वहां से मुझे उस लाइन का पॉइंट मिल जाएगा। बट उस पॉइंट को मिलने से फायदा नहीं है ना, क्योंकि हमें तो पी और क्यू के लिए दोबारा सॉल्व करना पड़ेगा। तो हमको जो पूछा है ना उसको वेरिएबल मान के अपन स्टार्ट करते हैं, उससे अपना काम आसान हो जाएगा। जैसे कि देखो पी पॉइंट में क्या मान सकता हूँ, मुझे L1 पे एक पॉइंट मानना है, वेरिएबल पॉइंट, क्योंकि ये कहीं ना कहीं कट करेगा, तो वो पॉइंट वेरिएबल होगा, अभी मेरे लिए पता नहीं है क्या मानना पड़ेगा। ऐसे क्यू भी एक रैंडम पॉइंट है जो कट करेगा, तो वो पॉइंट मुझे अज्यूम करना पड़ेगा। तो इसको मैं अगर इक्वल टू लैम्डा मान लेता हूँ और इक्वल टू में म्यू मान लेता हूँ, लैम्डा और म्यू मान के मैं पी और क्यू पॉइंट अज्यूम कर सकता हूँ। तो पी पॉइंट आ जाएगा 2 लैम्डा प्लस 1 लैम्डा प्लस 3 2 लैम्डा प्लस 2, और क्यू पॉइंट आ जाएगा म्यू प्लस 2 2 म्यू प्लस 2 और 3 म्यू प्लस 3। ऐसा हम इसमें बोल सकते हैं, ठीक है। तो अब देखो, अब बेस्ट तरीका क्या रहेगा, अपन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाला काम करेंगे ना तो वो लेंथी जाएगा कि यार लाइन अज्यूम करना पड़ेगा, फिर दो लाइन के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 करेंगे। बट वहां से अलग कुछ डिफरेंट लॉजिक दिमाग में आ रहा है। दिमाग में क्या आ रहा है कि अच्छा यार पी पॉइंट क्यू पॉइंट मान ही लिया है, और इसके अलोंग जो पी क्यू से जो लाइन बनेगी उसकी डायरेक्शन मुझे पहले से पता है, पी क्यू के अलोंग डायरेक्शन मुझे पहले से पता है। तो इसका मतलब जो मेरा पी क्यू वेक्टर होगा, पी क्यू वेक्टर प्रपोर्शनल होगा इस वाले वेक्टर के 1 कॉमा -1 कॉमा -2 के, क्योंकि जो पी और क्यू से वेक्टर बनेगा वो उसी लाइन के अलोंग आएगा जिसके अपन को डी आर्स पता है। मतलब इसके डी आर्स प्रपोर्शनल होंगे इसके डी आर्स के, सही बात है कि नहीं। तो बस सबसे बेस्ट काम हो गया ना। अब पी क्यू के कंपोनेंट अपन निकाल सकते हैं, तो पी क्यू के डी आर्स क्या होंगे, पी क्यू के डी आर्स होंगे दिस माइनस दिस, तो म्यू माइनस 2 लैम्डा प्लस 1 2 म्यू माइनस लैम्डा माइनस 1 3 म्यू माइनस 2 लैम्डा प्लस 1। इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो ये मुझे पी क्यू के डी आर्स मिल जाएंगे, और ये डी आर्स इस डी आर्स के प्रपोर्शन में होने चाहिए, सेम या प्रपोर्शन में होने चाहिए, तो अपन रेशियो इक्वल कर देंगे भाई। तो इस तरीके से अपना काम बहुत आसानी से हो जाएगा, क्योंकि लैम्डा और म्यू मिलते ही डायरेक्ट आपको पी और क्यू पॉइंट्स मिल जाएंगे। तो देखो रेशियो कैसे इक्वल करेंगे, म्यू माइनस 2 लैम्डा प्लस 1 के अपॉन में आ जाएगा 1, 2 म्यू माइनस लैम्डा माइनस 1 के अपॉन में आ जाएगा -1, 3 म्यू माइनस 2 लैम्डा प्लस 1 के अपॉन में आ जाएगा -2। तो इन दोनों को अगर अपन सॉल्व करते हैं, माइनस म्यू प्लस 2 लैम्डा माइनस 1 बराबर 2 म्यू माइनस लैम्डा माइनस 1, तो यहाँ से आ रहा है 3 लैम्डा माइनस 3 म्यू बराबर 0, तो यहाँ से आ गया लैम्डा बराबर म्यू। और फर्स्ट और थर्ड को सॉल्व करते हैं अपन, या इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, एक ही बात है, माइनस माइनस कैंसिल आउट, तो 4 म्यू माइनस 2 लैम्डा माइनस 2 बराबर 3 म्यू माइनस 2 लैम्डा प्लस 1। मैं पूरी पूरी कैलकुलेशन करके क्यों बता रहा हूँ आप लोगों को कि यहाँ पे इस तरह से एग्जैक्टली सॉल्व करना होता है, किस तरह का अप्रोच होना चाहिए, कैलकुलेशन का तरीका क्या होना चाहिए, वो समझना बहुत जरूरी है इसके अंदर, है ना भाई। सॉल्व कर लेते हैं इसको यार अपन। तो इसमें देखो कितना आया, 4 म्यू माइनस का 2 लैम्डा, तो यहाँ से देखो 2 लैम्डा तो क्या हो गया, कैंसिल आउट ही हो गया भाई। तो 4 म्यू माइनस 3 म्यू, म्यू आ गया इक्वल टू 3, तो म्यू 3 आया, तो लैम्डा भी कितना हो गया, 3 हो गया। यहाँ से मुझे जब लैम्डा और म्यू आ चुका है तो मेरा पी और क्यू पॉइंट ही आ गया। तो पी पॉइंट अपना क्या हो जाएगा, 3 इंटू 2 6 7, 3 प्लस 3 6, 3 इंटू 6 और 2 8, और अपना क्यू पॉइंट क्या हो जाएगा, क्यू पॉइंट में भी 3 रख देंगे यार, तो यहाँ पे आ जाएगा 5, 3 प्लस 2 3 इंटू 6 प्लस 2 8, 3 इंटू 3 9 प्लस 3 12। तो यहाँ से हम पी क्यू डिस्टेंस निकाल देंगे, 7 माइनस 5 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, तो 16 और 24, 24 का मतलब 24 कितना हो जाएगा भाई, 24 हो जाएगा 4 इंटू 6, दैट इज 2√6। ये अपना आंसर आ गया। तो इस टाइप की कैलकुलेशन इन्वॉल्व हो सकती है, इस टाइप का कंसेप्चुअल क्वेश्चन बन सकता है। इसमें बस सीधे सीधे, इसमें कोई फॉर्मूला वगैरह नहीं, बस सीधे सीधे डी आर्स का रेशियो बराबर करना था। बट अच्छा क्वेश्चन है, कोई दिमाग में नहीं आता एकदम से।
इसमें अपना एक टॉपिक है, लास्ट टॉपिक जो अपने जेईई मेन सिलेबस में है, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। अगर आपको लाइंस पैरेलल गिवन है तो उनके बीच का डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे। तो मान लीजिए दो लाइंस गिवन है, पहली लाइन गिवन है a1 वेक्टर प्लस लैम्डा b वेक्टर और दूसरे गिवन है a2 वेक्टर प्लस म्यू टाइम्स b वेक्टर। तो दोनों का b वेक्टर डायरेक्शन सेम हो गया। मुझे यहाँ से एक फॉर्मूला बनाना है डिस्टेंस निकालने के लिए जो अपने डायरेक्ट काम में आ सके। तो देखो डायग्राम क्या बनाया है, ये b वेक्टर गिवन है, इसकी भी डायरेक्शन b वेक्टर है। इनके बीच की जो डिस्टेंस आएगी, ऑब्वियस सी बात है कि वो पैरेलल लाइंस चल रही हैं, तो वो कोई भी दो पॉइंट उनको ऐसी लाइन जो दोनों के क्या हो जाए परपेंडिकुलर, वो दोनों सबके लिए सेम चलेगा बेसिकली। तो मुझे वो फाइंड करना है। ये a1 वेक्टर है, ये a2 वेक्टर है, ये पॉइंट लाई कर रहा है, इस पे एक ये पॉइंट लाई कर रहा है। तो अगर मैं इसको PQ नाम दे देता हूँ तो क्या PQ डिस्टेंस इसके बराबर हो जाएगा। ये जो PQ डिस्टेंस ये वाला आ रहा है, यही PQ डिस्टेंस इसके बराबर हो जाएगा। तो अगर आप ध्यान से देखें, इसको अगर मैं थीटा एंगल मान लेता हूँ, क्योंकि मुझे इसके अलोंग वेक्टर पता है, इसके अलोंग b वेक्टर है और इसके अलोंग ये वाला वेक्टर कौन सा हो जाएगा, a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर, ये हो गया ab वेक्टर। मुझे चाहिए ये वाला लेंथ। तो अगर आप ध्यान से देखें कि मुझे ये दो पॉइंट पता है, मतलब मुझे AB डिस्टेंस पता है, तो AB का ये कौन सा कंपोनेंट आ रहा है, जो PQ डिस्टेंस आ रहा है वो बराबर आ रहा है AB साइन थीटा, क्योंकि AB का कंपोनेंट ये कॉस वाला हो गया, ये वाला हो गया साइन थीटा। तो ये लेंथ आ रही है AB साइन थीटा मेरे पास। तो मुझे इसको हर बार थीटा में निकालने नहीं जाऊंगा, कुछ फॉर्मूला बनाना है जिसमें कि डायरेक्ट बस ये डेटा मुझे दिख रहा है, मुझे ये डेटा काम में लेना है। तो देखो इस डेटा को निकालने के लिए मैंने ऑब्जर्व क्या किया कि साइन थीटा का टर्म कहाँ इन्वॉल्व होगा, क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर। तो अपन ने क्या करा, ए बी वेक्टर का और बी वेक्टर का क्रॉस लिख लिया, जिनके बीच में थीटा आ रहा था। थीटा कहाँ कहाँ आ रहा है, एक आ रहा है ए बी वेक्टर और एक आ रहा है बी वेक्टर। तो ए बी और बी के बीच में थीटा आ रहा है, तो मैंने लिख दिया ए बी क्रॉस बी का मॉड। तो वो क्या हो जाएगा बताओ, वो हो जाएगा मॉड बी साइन थीटा। अगर से बात करें मैं, तो मॉड ए बी इंटू साइन थीटा, ये दोनों टर्म मिला के मॉड ए बी इंटू साइन थीटा की अगर अपन बात करें, तो ये क्या बन जाएगा, मॉड ऑफ ए बी क्रॉस बी डिवाइड बाय मॉड बी। तो और ए बी साइन थीटा किसके बराबर है, पी क्यू डिस्टेंस के बराबर है। तो ये अपना फॉर्मूला बन गया, ए बी का मतलब हो गया A2 माइनस A1 क्रॉस बी वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ बी वेक्टर। तो इस तरह से हम इस फॉर्मूले की हेल्प से डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस फाइंड कर सकते हैं। करना क्या है, इन दोनों का डिफरेंस लेना है दोनों पॉइंटों का, उसका बी वेक्टर जो कॉमन रहेगा दोनों के अंदर उससे क्रॉस करना है और उस क्रॉस का मैग्नीट्यूड और अपॉन में बी का अलग से मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देना है। इस तरह से ये फॉर्मूले का मैंने आपको पूरा तरीका समझा दिया। ये फॉर्मूला का याद नहीं भी रहता है तो इस तरह के ज्योमेट्री लगा के आप सॉल्व भी कर सकते हो और याद रहेगा तो बहुत ही बढ़िया बात है भाई। ठीक है, तो ये हम लोगों ने इस चैप्टर की भाई जितनी थियरी जेई मेन रिलेवेंट होती है वो सारी खत्म कर ली है। इससे ज्यादा कोई वेरिएशन जेई के अंदर नहीं पूछा जाएगा। अगर आपने ये सारे थियरी समझ ली है, जो क्वेश्चंस के मैंने तरीके समझाए हैं वो अप्रोच समझ लिया है, बस अब आप इसको एक बार प्रैक्टिस करिए। हमारा जो सेशन होने वाला है उसमें हम लाइव इसको क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, प्लस एक दूसरा सेशन और रहेगा इसी चैप्टर का हमारे ऐप के ऊपर, जिसमें हम उसको 1.5 घंटे तक लगातार इसके डिफरेंट सारे वेरिएशंस को कवर कर लेंगे। अगर ये तीनों चीजें आपने कर लिया तो इस चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो जेईई में आपसे नहीं, ये हमारी गारंटी है। चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।